अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैफे बांग्ला और मैं हूं आपकी मेजबान ज़रियाब राजपूत। एक नई सुबह के साथ, एक नए आगाज के साथ। और आज का आगाज बड़ा ही प्यारा होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि जो आज हमारी सबसे पहली मेहमान पर्सनैलिटी होंगी वो यूं कहिए कि हैं तो पाकिस्तान से, रहते हैं वो बरतानिया में, लेकिन उससे भी अच्छी खास बात है वो कहते हैं कि जब आपका थोड़ा सा वो एक पंजाबी का वर्ड होता है गराई, ठीक है ना, कुछ वहां से जब आपका शजरा नस्ब मिलना शुरू हो जाए ना तो वो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। लेकिन अच्छी बात उसमें एक ऐसी होती है, एलिमेंट वहां से ये आता है कि अमूमन लोग इस तरह के जो गिरदोनवा के इलाके होते हैं, एक माइंड होती है आपका, एक थॉट होती है आपकी कि शायद लोग जो हैं अभी तक जिंदगी में आगे बढ़े नहीं हैं, उनका माइंड सेट बिल्कुल डिफरेंट है, या उस इलाके के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते। मैं बात कर रही हूँ मंडी बहाउद्दीन की, क्योंकि मेरी अपनी जाय पैदाइश जो है वो भी वहीं की है। और आज जो हमारे साथ मेहमान पर्सनैलिटी हैं, जब उनकी जिंदगी का सफर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी तब आपको जाकर थोड़ा सा आइडिया होगा कि अच्छा, एक ऐसे पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखने वाला शख्स भी जिंदगी में कहां जाकर कहां पर आगे बढ़ सकता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, मायूस नहीं होना अपनी जिंदगी में। क्राइसिस आते हैं, लोग जिंदगी जीना सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। उनकी जिंदगी का सफर अब तक का कैसा रहा है, कहां से उनका ताल्लुक था, अब कहां पर बैठकर वो खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और ये जानने की कोशिश कीजिएगा कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है, वो ब्रिटिश पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, और वहां पर रहते हुए न सिर्फ वहां के लोगों के लिए काम कर रहे हैं बल्कि जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनको इंटैक्ट रखने के लिए उनकी जिंदगी में वो किस तरह से कोशिश कर रहे हैं। पहले तो उनकी जिंदगी पर एक आपको छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर आपको इस रिपोर्ट से थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करते हैं कि हम आपकी मुलाकात किससे करवा रहे हैं। छोटा कस्बा, पसमानदा इलाका और महदूद वसाइल। जिला मंडी बहाउद्दीन से ताल्लुक रखने वाले रिहायशी आज संभाल रहे हैं बड़ी अहम जिम्मेदारियां। बरतानिया के शहर लियोशम के मेयर की हैसियत से तौसीफ अनवर पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी हैं जो लंदन की तारीख में पहली दफा तीसरी बार मेयर के ओहदे पर बिला मुकाबिल मुंतखब हुए हैं। बरतानिया में मेयर के फराइज सर अंजाम देने से लेकर वहां कम्युनिटी में पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने में तौसीफ अनवर की खिदमात पेश हैं। तौसीफ अनवर बरतानिया में अब तक लियोशम काउंसिल के मेयर और स्पीकर की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ मेंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट सेलेक्ट कमेटी की हैसियत से भी काम कर चुके हैं। तौसीफ अनवर लंदन रोड सेफ्टी काउंसिल के भी मेंबर रह चुके हैं। बरतानिया में मेयर के फराइज सर अंजाम देने से लेकर वहां कम्युनिटी में पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने में तौसीफ अनवर की खिदमात पेश हैं। लंदन की सियासत में अपना नुमाया मकाम रखने वाले मेयर ने इसी अज़म को जाहिर किया है कि अमन व आश्ती के साथ मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के लिए काम करना है और खिदमात सरअंजाम देनी है। जी, तो रिपोर्ट आपने मुलाहिज़े की रिपोर्ट से आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया। मजीद तारुफ और मजीद अच्छी गपशप अब हम उनके साथ स्टूडियो में बैठ के लगाएंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं तौसीफ अनवर साहब जो कि मेयर है लियोशम के, बरतानिया की पॉलिटिक्स में अहम किरदार है, ताल्लुक है मंडी बहाउद्दीन से। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। कौन सा इंट्रोडक्शन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, ये कि आप बरतानिया में हैं, ये कि आप एक पसमानदा इलाके से हैं लेकिन अब किसी खास मकाम पे हैं? मेरी समझता हूँ बरतानिया में हूँ, बरतानिया में अल्लाह ताला ने इज़्ज़त भी बहुत दी, लेकिन मेरा पहला और आखिरी हवाला पाकिस्तान ही है और दैन मंडी बहाउद्दीन जो मेरी जन्मभूमि आप कहते हैं। अच्छा, ये बड़ा आपका एक था, वो कह लेते हैं कि ना सस्पेंसिव सा और बड़ा सा किसी को ना बताने वाला हिडन ट्रिप पाकिस्तान को, स्पेशली इस्लामाबाद का, कैसा रहा? हाँ ठीक था, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था मेरी पाकिस्तानी काफ़ी हाई ऑफिशियल से मुलाकातें थी, टीवी शो थे पीटीवी में भी इधर उधर, लेकिन इस दफ़ा पिछली दफ़ा मैं फैमिली को टाइम नहीं दे सका था, तो मेरी बहनें नाराज़ थी कि तुम आए और चले गए। तो इस दफ़ा ये मेरा ख्याल है दैट्स वुड बी माय लास्ट, पहली और लास्ट जो है वो अपीयरेंस है, अनऑफिशियल थी। अनअप थी, तो बाय द टाइम ये आने होगा तो मैं वैसे ही बरतानिया में हूँगा। तो किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है, थोड़े से टाइम के लिए आए हैं लेकिन हमने आपकी मुलाकात इनसे कैफे बांग्ला में करवा दी, बट वी आर वेरी ग्लैड कि इन्होंने हमारे लिए जरूर टाइम निकाला। जी जरूर। अच्छा, मैं सबसे पहले इससे कि आगे थोड़ा सा बढ़ूं बातों को लेकर, आपके गले में एक लॉकेट है, एक पेंडेंट है, और ये किस चीज की नुमाइंदगी कर रहे हैं? थोड़ा सा आप हमें इसकी तरफ गाइडलाइन दे, फिर उसके बाद हम कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाते हैं। ये मेरल बैज है, जो भी मेयर बनता है उसको चेन, अगर आप मेरे ख्याल आपने रिपोर्ट में अगर दिखाया होगा तो मेरी चेन और बैज होता है जो, वो होता है, क्योंकि ये रियल गोल्ड से बना होता है। तो चेन तो मैं ला नहीं सकता वरना मेरी अपनी सिक्योरिटी काफी रिस्क में थी पूरी। तो ये एक हिस्टोरिकल है, ये जो मेरा बैज है ये 1900 में बना था, 123 साल पुराना बैज है ये,
तो ये मेयर टू मेयर मेयर मतलब आपके अल्लाह ताला ना करे आप मेयर ही बने, लेकिन फिर भी कोई भी नेक्स्ट अगर हो तो ये उसको मैं हैंड ओवर करूंगा कि ये इसी तरह ये कमांड आप देंगे। जनरेशन से चल रहा है ये पिछले 123 साल से। तो लेकिन ये चूंकि ये सारा ये बैज की एज 123 साल है, लेकिन इस पोजीशन की ये तो मेरा ख्याल है कई 100 साल से इसी चल रहा है। बैज कभी चेंज हो जाते हैं, एक उसको नई शेप दे दी। और ल्यूशियम को आप रिप्रेजेंट करें तो ल्यूशियम की कितने मेयर हैं आप सर? मेरा एक अंदाजा अगर आप लगा सकें, एक ल्यूशियम कई 100 साल से है बारो। अब मैं उसकी एग्जैक्ट तो नहीं मेरा ख्याल है मुझे नंबर याद, लेकिन ये कई 100 साल से है। पहले ल्यूशियम और डेटफोर्ड थी दो, फिर वो दो बारो मर्ज होंगी 1960s में, तो उसके बाद ये फिर एक बहुत बड़ी बारो। हमारी 32 डिस्ट्रिक्ट्स हैं लंदन में, तो ल्यूशियम इज़ वन ऑफ देम। ये कुछ 3.5 से 4 लाख आबादी पे एक डिस्ट्रिक्ट होता है। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक बड़ा मसला है इलेक्शन को लेके, मतलब इनके डेट्स दी जाती हैं लेकिन नहीं दी जाती हैं। क्या बरतानिया में भी ऐसा होता है कि बल्दियाती इंतखाबात की आपने डेट दे दी, लेकिन फिर आप कहते हैं कि नहीं 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 अभी नहीं हो रहे, फलाना मसला है, ये ढिमकाना मसला है, या फिर वहाँ पर मतलब कोट एंड कोट मामला चल रहे होते हैं? नहीं, कभी नहीं। बल्दियाती इंतखाबात बरतानिया में जो कई 100 साल और मैं समझता हूँ 1000 साल से भी ज़्यादा हो रहे होंगे, कभी डिले नहीं हो। मेरा ख्याल है कि शायद दूसरी जंग अजीम में उसके दौरान कुछ इंतखाबात इंटरप्ट हुए थे। वो अगर जंग है तो समझ आता है, लेकिन हमारे यहाँ तो बगैर जंग के भी हर रोज मुल्तवी चल रही होती हैं। अच्छा, ये आपकी एक नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि जो बरतानिया है उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो उनका सिस्टम है, वहां पर जो लोकल बॉडीज इलेक्शन है वो 4 साल की ड्यूरेशन की बात होते हैं, और पाकिस्तान में ड्यूरेशन जो है वो हम सभी जानते हैं 3 साल की होती है, लेकिन होती भी है और नहीं भी होती है, वो 301 302 करके हम लोग चले जाते हैं आगे। सर, जो इस वक्त बरतानिया में रूलिंग पार्टी है वो कंजर्वेटिव है, आप जिस पार्टी से हैं वो लेबर पार्टी है। फंड्स की फराहमी या वसाइल का होना ये किस हद तक मैटर कर रहा होता है कि वहां पर भी सुबह दोपहर शाम 2-2 दर्जन के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही होती हैं, फिर वहां पर मामलात को टैकल करने का तरीकाकार थोड़ा डिफरेंट होता है? डिफरेंट है तरीकाकार। हमारा भी डिस्प्यूट है जो कंजर्वेटिव, क्योंकि मैं लेबर पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ और लंदन की ज़्यादा काउंसिल्स लेबर पार्टी के पास हैं। उसमें यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स की कई दफ़ा डिस्प्यूट हमारा हो जाता है, अब भी है, चल रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ कहा था कि सेविंग करें, जो कि सेविंग डिफिकल्ट है हमारे करने के लिए, लेकिन हम डिफरेंट तरीके से करते हैं। हम बजट बनाते हैं, उसमें जो डेफिसिट होता है उसको अपने रिजर्व से या अपनी सर्विसेज को कट करके करते हैं, लेकिन वो फिर हम पब्लिक में लेके जाते हैं कि इससे हमें ये नुकसान हो रहा है। तो पब्लिक का अपना प्रेशर होता है लॉबिंग का, हम भी करते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह नहीं करते। आल दो के जो लोकल काउंसिल्स हैं, चूँकि सूबाई हुकूमत नहीं है बरतानिया में, और लोकल काउंसिल आपकी जितने जिस तरह पाकिस्तान में सूबाई महकमे हैं वो सब लोकल काउंसिल्स के पास होते हैं, और बहुत बड़ा बजट होता है काउंसिल्स के पास। इंटरेस्टिंग। सर, अब मुझे थोड़ा सा ये भी बताइए तौसीफ साहब के जो सिचुएशन अभी हम लोग देख रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं करूंगी, हर किसी स्टेट को कोई ना कोई क्राइसिस जो हैं वो हिट कर रहे हैं। इस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट का फोकस किन मामलात पर है? हमारे यहाँ कास्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस सिस्टम चल रहा है। बरतानिया में महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है पिछले 1 साल के अंदर, जब से ये यूक्रेन की जंग शुरू हुई है। हमारी जो एनर्जी प्राइसेस हैं वो डबल से ज़्यादा हो गई हैं, उससे आम आदमी की ज़िंदगी बहुत अफेक्ट हुई है। हाँ जी, उससे अब रिलीफ भी गवर्नमेंट ने अभी काफ़ी दिया है। अभी उन्होंने कुछ पैसे लोगों को बिलों में खुद से डाले हैं। अच्छा, कि हमारी तरफ से ये पेमेंट ले लें। हमारे यहाँ तो किसी और के जो बिल हैं वो भी हमारे बिलों में ठोक दिए जाते हैं, ठीक है? ये कौन सी गवर्नमेंट है जो खुद पैसे दे रही है लोगों को? जी, डाले हैं। उसमें यह है कि गवर्नमेंट ये तो नहीं कि नहीं कर रही, सेंट्रल गवर्नमेंट भी एफर्ट कर रही है, लोकल गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है कि आम आदमी जो गरीब आदमी है उसकी ज़िंदगी कम से कम अफेक्ट हो इससे। तो उसमें कुछ पैकेज भी उन्होंने अनाउंस किए हैं। बहरहाल कास्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इस टाइम यूके। अच्छा, जो मैंने पढ़ा थोड़ा सा रीड किया कि फ्लड एंड क्लाइमेट क्राइसिस पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थोड़ा काम कर रही है, और आप जैसे लोग जो हैं जो कि देख रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे ममालिक, बिलखुसूस पाकिस्तान इसलिए क्योंकि आपका ताल्लुक पाकिस्तान से, आप अपने लोगों को परेशानी भी देख रहे हैं, कर कोई रहा है भर हम रहे हैं, इसको कैसे मैनेज किया जाएगा? इसमें यह है कि मेरा ज़ाती इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है क्लाइमेट क्राइसिस में। मैंने 2019 में मोशन मूव किया था, उस टाइम मैं मेयर नहीं था, तो क्लाइमेट एमरजेंसी पहली काउंसिल थी लंदन में जिसने नाफिज की थी, और मेरा मोशन था वो, जिस तरह आप इधर करारदाद कहते हैं तो हम उसको मोशन करते हैं। क्लाइमेट क्राइसिस पे जो एक बड़ा बहुत अच्छा स्टैंस है जिससे मैंने बहुत आवाज़ उठाई लंदन में भी, बरतानिया के, मैंने COP26 में अपनी काउंसिल को भी रिप्रेजेंट किया। पाकिस्तान को जो लॉस एंड डैमेज फंड अभी COP27 में हुआ है, दैट्स द व्हाट पाकिस्तान नीड टू स्टे। एंड इस क्योंकि बिगेस्ट कार्बन एमिटर हैं US, चाइना, इंडिया, EU, प्राइस पे कर रहे हैं गरीब मुल्क।
जिस तरह बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान में बिल्कुल ऐसा ही फ्लड है। आया और इतना बड़ा नुकसान हुआ, तो ये जो लॉस एंड डैमेज नसीर फंड, साहब, इतना बड़ा नुकसान है कि अभी तक कम होने का नाम नहीं ले रहा। जी, तो वही ये फंड है कि जो जितना जिसकी कार्बन एमिशन की कंट्रीब्यूशन है 20%, उस फंड में वो 20% पैसे डालेगा। हमारा पाकिस्तान का है 1% कार्बन कंट्रीब्यूशन, तो हम 1% डालेंगे, लेकिन जितना डैमेज होगा वो उस फंड से आएगा। सो दैट इज ह्यूज सक्सेस COP27 में हुआ और हमने खुद भी उसके लिए कैंपेन की है। अच्छा, अभी जिस तरह से रिसेंटली हमने देखा कि पाकिस्तान के पिछले साल से लेके अब तक पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, एक जो आम फहम इंसान है जो बाहर बैठकर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को देख रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को देख रहा है, या यू बीइंग मेयर, ठीक है ना, आप भी एक अहम ओहदे पर हैं, तो आपको भी नौ-हाव है इस तमाम तर मामलात की। पाकिस्तान की मेजर और ओरिजिनल क्राइसिस आपको कहाँ पे नजर आ रहे हैं? मेरा ख्याल है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो रूट काज है। जब आप पॉलिटिकली आपकी इंस्टेबिलिटी होगी, वही इकोनॉमिक क्राइसिस भी क्रिएट करेगी, उसी से आपका फॉरेन एक्सचेंज भी डिस्टर्ब होगा, इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी मुल्क में। हमारे यहाँ भी होता है, हमारे यहाँ 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए हैं पिछले कुछ अरसे, लेकिन वो दिनों का होता है, एक दिनों में वो सॉल्व हो जाता है। अभी हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी वो आई, लिज ट्रस, उसने मिनी बजट लाई, मिनी बजट नहीं पब्लिकली हुआ, उसी टाइम पार्टी ने 10 दिन में प्राइम मिनिस्टर चेंज कर दिया एंड एवरीथिंग इज स्मूथ अप एंड रनिंग। ऑल दो डिफरेंट पार्टी है, लेकिन एक सिस्टम इस तरह डिजाइन Systematically चल है। रहा है। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है हमारे तरह जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हें बैठ के सोचना चाहिए कि हमारी जिद और अना से गरीब आदमी की ज़िंदगी जहन्नम बन रही है। इस तरह की खबरें अब अमूमन हमने पाकिस्तान में बहुत सुनी है। मैं बड़े तकलीफ के साथ ये भी आपसे भी शेयर करी हूँ, अगर आपकी निगाहों से नहीं गुजरी है। रिसेंटली सस्ता आटा फराहमी के हवाले से ना एक साहब हैं जो कि अब नहीं हैं, इंतकाल कर गए हैं, 6 बच्चों के बाप बताए जाते हैं, जो खबरें हम लोगों ने सुनी है, पढ़ी, कि वो सस्ता आटा लेने के लिए लाइन में लगे हुए थे और लाइन भी लाइन नहीं थी। आपको पता है कि लोग जब भूख और अफलास में एक होते हैं भगदड़ तो होती है। हुजूम होते, एक भगदड़ होती है, तो वहां पर उनकी मौत होगी। ये हम लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया नहीं है? बहुत ज़्यादा लम्हा फिक्रिया। मेरा ख्याल है हम लोग जो अगर आप जनरल पब्लिक की बात करें तो वो ज़ाहिर दुख तो महसूस करते हैं, बट दे आर नॉट इन पोजीशन टू चेंज एनीथिंग। ये लम्हा फिक्रिया हमारे सियासतदानों के लिए है कि हम अपनी अपनी अना छोड़ें ताकि गरीब आदमी जिंदा तो रह सके, हम तो उससे ज़िंदगी का हक भी छीन रहे हैं। एग्जैक्टली। चलें आप ज़रा बरतानिया में रहने वाले पाकिस्तानियों की तरफ आते, कितना इंटरेक्शन रहता है आपका ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ, और आपको क्या लगता है कि वो लोग जो अपना फ्यूचर लाइक स्टडी वीज़ा के तौर पर या फिर जॉब वर्किंग वीज़ा के तौर पर अगर लेते हैं यहाँ से इमिग्रेशन वहाँ के लिए अप्लाई करते हैं, सबसे ज़्यादा कोई जो दोस्त मिला हो या दोस्त का दोस्त जानने वाला मिला हो, अमूमन पाकिस्तानियों को किस किस्म की मुश्किलात दरपेश होती हैं? आई मीन 2 तरह के तबकात हैं बरतानिया में। एक तो ये है कि जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं जो पिछले 40-50 साल से रह रहे हैं, पार्ट ऑफ कम्युनिटी हैं, वो डिफरेंट लीग है। एक वो लीग है जो हमारे स्टूडेंट गए या आगे वर्क परमिट चेंज किया, उनके ज़ाहिर है पहले 10 साल तो इमिग्रेशन की चीज़ें ठीक करने में लग जाते हैं, उनको थोड़ी मुश्किलात होती हैं। उसमें ज़ाहिर है जितनी आपकी गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी आपके लिए इतनी, अब इंडिया की गवर्नमेंट की लॉबी बहुत स्ट्रांग है, बरतानिया में उन्हें ज़्यादा। फिर हमारा फुकदान कहाँ पर है कि इंडिया इतना स्ट्रांग वहाँ पे अटेम्प्ट है उसकी, लेकिन पाकिस्तान जो है हमारे फेलियर्स पर फेलियर्स है? बस अब उसमें वही बात है कि आपकी हमारे गवर्नमेंट की universities का role क्रेडिबिलिटी उस तरह से कितनी, नहीं है बेहतरीन? आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है इंटरनेशनल वर्ल्ड में। लेकिन फिर मुझे ये बताएं ना तौसीफ साहब, देखिए एक तो आ गई हमारी कंट्री की जो भी मतलब ये कह लीजिए कि क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क, दूसरा वो सफारत खाना जो वहां पर काम कर रहा है, फिर इनमें से मसला किसका? मतलब हमने भी तो कोई एक टीम डिप्यूट की हुई है ना वहां पर। नहीं वो है, एंड मेरा बहुत ज़्यादा सफारत खाने में जाना आना रहता है। सफारत खाने के तकरीबन जितने कम्युनिटी इवेंट्स हैं वो मुझे इनवाइट करते हैं, वो सबको इनवाइट करते हैं, जो लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मेयर्स हैं, लॉर्ड्स हैं, जो पाकिस्तानी, सब हम जाते हैं उधर। सफारत खाना मेरा ख्याल है अपने तई सारी कोशिश कर रहा है, लेकिन दैट इज नॉट ऑल। लेकिन जो आप जो पाकिस्तान का नजर आ रही है वो तो आपकी जो है फॉरेन मिनिस्ट्री है, आपका मुल्क है, आपके लीडर्स हैं, वो डिफरेंट होता है ना। सफारत खाना इटसेल्फ तो 200-400 बंदों का कॉम्बिनेशन। दूसरा ये बताएं कि आपने फॉरेन मिनिस्टर की बात की, फॉरेन मिनिस्टर की खुद की पर्सनैलिटी खारजी मामलात को बेहतर करने के लिए मुतासर कुन होती है, या फिर आपके मुल्क का वजीर आजम वो अलग एक चेहरा होता है, दुनिया उस तरफ देख रही होती है? मेरा ख्याल दुनिया तो आपके लीडर को ही देखती है कि आपका लीडर कौन है। फॉरेन मिनिस्टर एक होता है, एक व्हीकल है इसमें। आई डोंट थिंक पीपल लुक के इस मुल्क जिस तरह का भी है, फॉरेन मिनिस्टर अगर चार्मिंग है तो इज फाइन, आई डोंट थिंक दैट्स द केस। आपके मुल्क का क्या है, आप कहाँ खड़े हैं, और आपका लीडर जो आप वज़ीर आज़म होता है वही होता है। बाकी थोड़ा बहुत फॉरेन मिनिस्टर्स में होता है फ़र्क, कुछ लोग वेरी एलोकेंट होते हैं अपना केस लड़ने में, कुछ लोग नहीं होते। बहरहाल
हमारा फॉरेन मिनिस्टर यंग आप आदमी जब है। लास्ट टाइम पाकिस्तान आए थे, जब मेरी भी आपसे मुलाकात हुई, तो आप ओवरसीज कन्वेंशन में जी, शिरकत के लिए उस टाइम आए गवर्नर थे। हाउस में हो रहा था। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही था। ओवरसीज कन्वेंशन का इनेकाद सिर्फ पीटीआई गवर्नमेंट की तरफ से करवाया गया। इससे पहले मैंने ऐसा सुना नहीं था, या अगर कभी हुआ हो तो उसको कभी इस हद तक प्रोजेक्शन नहीं दी गई। अब ओवरसीज के पास वोट का भी राइट नहीं है। हाँ जी, नहीं। ठीक है ना, ये कितना डैमेजिंग है पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए और फॉरेन रिजर्व्स के लिए? देखें, एक आई मीन पीटीआई की गवर्नमेंट को ये डेफिनेटली क्रेडिट मैं दूंगा कि उन्होंने ओवरसीज़ को काफ़ी एंगेज किया। और होप जब ये कोई भी गवर्नमेंट आगे लॉन्ग लास्टिंग आएगी, कोई भी आए, बिकॉज आई एम वेरी एपॉलिटिकल इन पाकिस्तान, तो वो भी करेगी। लेकिन जहाँ तक बात है ओवरसीज़ पाकिस्तानी की, $30 बिलियन आता है, और आज आप $2 बिलियन के लिए आप कितने दर-दर मुल्कों की के ठोकरें खा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही 30 है। बिलियन सालाना भेजते हैं, तो मेरा ख्याल है उनको इक्वल सिटीजन तो समझना चाहिए ना। मतलब फिर वही बात आ गई ना, तो सिर्फ बड़ा बहुत इसको जरा आम अल्फाज में लेकर आते हैं। मतलब लोगों के दरवाजे खटखटाने से बहुत बेहतर नहीं है कि ऊपर नीचे जो पोर्शन में रहने वाले ताया चाचा के बच्चे हैं, या अपने ही लोग- चाचे मामों के हाँ, खड़गा लें। बंदा उन्हीं के खड़का ले कि भाई ये प्रॉब्लम है, और अपने आके ढकते भी हैं आपको, जी, जी। दूसरे रोला मचा के आपको देते भी हैं, और फिर हकारत की निगाह से देखते भी हैं। ये मेरा जो आपका ओवरसीज वोट के बारे में, उसमें मेरा बड़ा क्लियर स्टैंड है, और मैंने बहुत हाई ऑफिशियल्स के सामने ये बात उठाई कि आप उन पाकिस्तानियों को गद्दार पाकिस्तानी मत जाने। नहीं जाने। उन्हें अगर हम इक्वल पाकिस्तानी हैं तो उन्हें राइट दें कि वो इलेक्शन भी लड़ सकें इधर। आप अपने इदारे मजबूत करें। हम हैं, हमारे पास ड्यूल नेशनैलिटी है, पाकिस्तान का भी पासपोर्ट भी है, शनाख्ती का। उन्होंने हमें पब्लिक ऑफिस में बिठा दिया, उन्हें पता है कि हमारे इदारे मजबूत हैं, आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आप क्या इतना ओवरसीज पाकिस्तानी, आप कहते हैं आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आप गद्दार हैं, आप दूसरे ये मेरा ख्याल ये टाइटल हमसे लेना चाहिए गद्दारी का, और अपने इदारे मजबूत करें और हमें इक्वल सिटीजनशिप के राइट दें। जो कोई भी पाकिस्तानी इलेक्शन लड़ सकता है, वोट डाल सकता है, वही राइट ओवरसीज को मिलने चाहिए। किसी ओवरसीज पाकिस्तानी को लगता है कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट, या यूं कह लीजिए कि बेहतरीन इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, तो वो ये है? अगर है तो कौन सा है? या फिर आपकी निगाह अगर देखे तो आपको लगता है कि नहीं, अभी तो माहौल साजगार है ही नहीं किसी भी सूरत में? वेल, आज की अगर आप बात करें तो किसी भी चीज़ के लिए माहौल साजगार नहीं है। इंटरनेशनल इन्वेस्टर डरा हुआ है कि पाकिस्तान में हर दूसरे दिन तो खबर चल रही है कि शायद अगले हफ्ते पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, कौन इधर पैसा लगाएगा। लेकिन ओवरसीज़ की जो ज़्यादा अट्रैक्शन है, जो मैंने नोट किया है, वो ज़्यादा प्रॉपर्टी सेक्टर में, डेवलपमेंट में करते हैं, थोड़ी सेफ होती है, एंड यू डोंट हैव टू गिव टाइम बाई योर सेल्फ, तो वो चीज़ें अक्सर रन हो जाती हैं। आई थिंक दैट्स फेवरेट इन्वेस्टमेंट एरिया फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी। लास्टली मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के खाने याद आते हैं, क्योंकि बेशक आपको खाना वहां पर भी मिलता होगा कुछ ना कुछ, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जिनको पाकिस्तान में खाने का मजा है, जैसे कि बोंग पाए हो गए, निहारियां हो गई, हलीम हो गया। क्या चीज मिस करते हैं? अब वैसे बरतानिया एक ऐसा मुल्क है, या लंदन खासकर ऐसा शहर है, जहां आपको तकरीबन हर चीज मिल जाती खाने है, मिल जाती है। लेकिन जो फ्लेवर पाकिस्तानी खानों में इधर आके मिलता है वो नहीं मिलता। वो चाटी, वो लस्सी लस्सी और वो मिलती है, हाँ, पेड़ी चीजें, आई वाली। थिंक इट्स स्टिल वेरी डिफरेंट जो हमें उधर मिलता है। या वी डू मिस पाकिस्तानी। आप लोग वो बहुत मिस करते हैं। और फिर उसके अलावा ये कि जो फैमिली वो होती हैं, वेडिंग्स होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तो मॉल मेहंदी का जो फंक्शंस होते हैं वो तो देखने वाले होते हैं। फैमिली वेडिंग बंदा जब तक अटेंड ना करें, कभी कभी मायूसी होती है कि यार जा नहीं सके, इस दफा जाना चाहिए था। वैसे उधर थोड़ा आप कह लें कि हाइब्रिड शादियां हो रही हैं, देसी चीजें भी होती हैं शादियों में सारी। तो हाइब्रिड शादी कौन सी होती है? हाइब्रिड शादी एक नया हाइब्रिड से ये होता है कि सीखनी है हाइब्रिड शादी। हाँ, इससे ये है पैसे कि कम लगते हैं, खर्चे कम होते हैं। थोड़ी वेस्टर्न थोड़ी ईस्टर्न, ये कह रहे हैं कि वो थोड़ा पुलाव थोड़ा ज्यादा। थोड़ा नहीं, थोड़ा पुलाव थोड़ी पुडिंग। ये भी ठीक है। सो दैट्स मे बी अ बेस्ट डिस्क्रिप्शन, क्योंकि जो बच्चे उधर ग्रोन अप हुए हैं, उनके ज्यादातर जो हैं जानने वाले इंग्लिश दोस्त होंगे, वो उन्हें बुलाते हैं, फिर वो करते हैं खाना भी थोड़ा इंग्लिश हो, थोड़ा देसी हो। शादी की जो रसूमात है उनमें देसी टच भी हो, और थोड़ा वाइट वेडिंग भी हो, वाइट ड्रेस वाली भी। सो इसलिए मैं इसको हाइब्रिड या क्रॉस ओवर वेडिंग ये कह रहा मैंने हूँ। पहली दफा ये टच सुना है, लेकिन मजे का है। लोग एंजॉय करते होंगे। आपकी फैमिली में आपके बच्चे कितने हैं, कितना आ जाते हैं पाकिस्तान? बच्चे मेरे 3 हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। आते हैं लेकिन इतना शायद ईयरली तो नहीं आते। पिछले साल आए थे मेरे साथ, तो अभी शायद अगले साल चक्कर लगे उनका। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे। और वो मतलब इनके आना जाना लगा रहता है? हाँ जी, आना जाना रेगुलर है, नॉट ईयरली बट रेगुलर। इन दिनों जब आप आए, तकरीबन हफ्ते के लिए है ना पाकिस्तान,
जी, तो 10 दिन आए हुए हुए हैं, 2 दिन बाद जा रहा हूँ, 12-13 दिन के लिए। हाँ जी। अच्छा, और दूसरा ये कि बर्तानिया का मौसम कैसा था इन दिनों? यहाँ पे ज्यादा ठंड है या फिर वहां पे बहुत ज्यादा ठंड है? बर्तानिया में ठंड तो ज्यादा थी जब मैं आया यहाँ से, अभी का नहीं पता। लेकिन सर्दी इधर मुझे आके ज्यादा लगी है, क्यों? इसलिए कि चूंकि उधर हमारे यहाँ सेंट्रल हीटिंग होती है, लाहौर जाना आप चाहिए था। टेम्परेचर सेट कर लेते हैं घर का, तो आपको सर्दी नहीं लगती। मैं तो 2 डुए लेके भी सर्दी लगी। दोनों हाथों से उठा के ना ऐसे शुक्रिया अदा करें, क्योंकि लाहौर का मौसम इतना जितना ठंडा है ना, अगर आप वहां पर जाते ना, आप एक दिन घर से बाहर ना निकलते। जी, मैं लाहौर गया हूँ और वाकई लाहौर में भी ठंड थी और मंडी बाउद्दीन में भी बहुत ठंड थी। हाँ जी। लाहौर में अगर जाते हैं तो अमूमन किस जगह पे जाना जरा ज्यादा पसंद होता है? लक्ष्मी चौक की तरफ गए हैं? जी, मैं लक्ष्मी गया चौक। हूँ। मैंने वो एक रूफटॉप रेस्टोरेंट्स हैं बादशाही मास का, मेरी एक अंग्रेज खातून आई हुई है, मेरी मेहमान। अच्छा। तो वो भी मेरे साथ थी, तो उन्होंने कहीं से रिसर्च की थी कि कहीं बादशाही मस्जिद के पास रूफटॉप रेस्टोरेंट हैं। फिर मैं उन्हें वो लेके गया, मैं नाम नहीं लेता, उनकी मार्केटिंग हो जाएगी। जो लाहौर गया उसको पता है कि लाहौर में कौन कौन सी रूफटॉप के हैं। 3 रूफटॉप, एक हवेली है, एक अंदाज है, एक कुकू है, अदाब टू अंदाज। मैं भी वाकई इनके खाने बहुत मजे के हैं, और मैं भी जब जाऊंगी ना तो जरूर कोशिश होगी, क्योंकि टीम प्लान कर रही है कैफे मागला की कि जरा लाहौर का चक्कर लगा कर आया जाए, और सुनो कि जो हमारी सारी फैमिली लाहौर की उनसे मिला जाए, क्योंकि आप आते जाते रहे ना तो एक मोहब्बत और प्यार का जो वो एक एलिमेंट है ना, वो जिंदा रहता है। लाहौर मेरा दूसरा घर है, क्योंकि आई वेंट टू यूनियन लाहौर। मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके फिर मैं जल्दी 20 साल पहले चला अच्छा, गया। पीयू से ग्रेजुएट हुए हाँ जी, हैं? वेरी नाइस। अच्छा, उस जमाने में माशाल्लाह अभी भी, लेकिन पीयू का इतना मैं पुराना बूढ़ा नहीं हूँ, मैं 44 उस जमाने में आपके करूने उला की बात। यूनिवर्सिटीज आ गई है ना, बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज टाइम आ नहीं गई थी हैं। प्राइवेट हाँ, यूनिवर्सिटी में। वो वाला टाइम तो नहीं है। तो सीसज में जमातिये भी थे। जी, क्योंकि मुझे भी याद है, मेरा भी पीयू में, मैंने लॉ में एडमिशन लेना था, मैंने काफी सारे उसमें डिपार्टमेंट्स में अप्लाई किया था, तो लॉ में ना नंबर आ गए थे मेरे, तो वो मेरे मामू ने मुझे मना कर दिया था कि नहीं, इधर हर चौथे पांचवें दिन जो है ना किसी न किसी गेट के ऊपर हंगामे हो रहे होते हैं, तो बेटा जाना ही नहीं है वहां पे। लेकिन फिर भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स को मिस करते हैं। स्टूडेंट पॉलिटिक्स पाकिस्तान में ज्यादा होनी चाहिए। मेरे ख्याल यूनियंस पे पाबंदी है। आई थिंक दैट इज वेरी मच। आप अपने लीडर की नर्सरी तो पैदा ही नहीं कर रहे ना, क्योंकि आपने यूनियन पे, मेरा ख्याल है ये पिछले हम बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, फलाने के बच्चे, फलाने के बच्चे, फलाने के बच्चे। हाँ, वही है ना, आप उसका बच्चा ही है ना, उसके घर में ही नर्सरी है। आप आम आदमी को तो लीडर नहीं बना रहे ना, आम आदमी के बच्चे को तो नहीं, क्योंकि आप यूनियन पे बैन है। तो वो मरियम सफदर साहिबा भी क्या कहते हैं, अपने बेटे को लेकर आ रही हैं पाकिस्तान, क्योंकि एक और हैंडसम प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमें आने वाले दिनों में नजर आएंगे। तो ये मुकाबला है बिलावल का और उसका मरियम के बेटे। नहीं, मरियम और उनका भी नहीं। मैं यहाँ पे शाह महमूद कुरैशी साहब को भी क्रिटिसाइज करूंगी, वो भी अपनी बेटी को ही लेकर आए हैं, जैन कुरैशी साहब के। मैं तो कहता हूँ कि लाएं बेटों को, एज लॉन्ग एज दे डिलीवर समथिंग। ये है कि क्योंकि सिस्टम इस तरह का है पाकिस्तान का, बेटे आएंगे, वी कांट स्टॉप देम इधर, क्योंकि ये बड़ी सिस्टमेटिकल चेंज चाहिए। शायद अगले हमारी जिंदगी में होता नहीं, शायद अगली जनरेशन देखे। लेकिन फॉरेन मिनिस्टर जैसी इंटर्नशिप भी ये भी बड़े कम लोगों को मिलती है। किस तरह? फॉरेन मिनिस्टर जैसी इंटर्नशिप भी ये भी बहुत कम लोगों को मिलती है। Well, I think he's doing good job actually. मैं इसलिए आपसे पूछ रही थी उस वक्त भी कि फॉरेन मिनिस्टर का होना या एक लीडर का होना कितना, क्योंकि इस वक्त अगर हम देखें तो शहबाज शरीफ साहब एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर जरूर हैं, लेकिन एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर नहीं है। Well, मैं तो इस पे लेकिन नहीं करूंगा एज अनदर पार्टी। नहीं, हाँ, आप नहीं कर सकते, लेकिन हम जो हमारे एक एनालिसिस हैं उसके मुताबिक देखें, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक यंग लीडरशिप, एक यंग फॉरेन मिनिस्टर, और हमें वाकई ऐसे लोग चाहिए हैं जो उसको कहते हैं एक्टिव से होने चाहिए, जिन्हें सर्दी ना लगे और कुछ वैसे वाले मामलात ना हो। और वाकई अगर खान साहब के बाद हमने किसी को देखा है जिनकी वोकेबलरी, क्योंकि आपके बोलने की कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना वो बड़ी मैटर करती हैं, तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो इंगेज कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। आखिरी सवाल, बरतानिया में इतने साल रहने के बाद कौन सी ऐसी आदत है जो बरतानिया में रह के आपकी कायम हो चुकी है और आपको नहीं लगता कि अब ये जाएगी? अच्छा, झूठ ना बोलना। रियली? कि मतलब वहाँ के लोग इतने ट्रांसपेरेंट हैं? हाँ, मुझे पाकिस्तान में ये लगता है कि कुछ लोग गैर जरूरी झूठ भी बोलते हैं। आप किसी को फोन करें ना, आप क्या कर रहे हो, वो टीवी देख रहा है, वो कहेगा मैं खाना खा रहा हूँ, ऐसे शुगल के लिए झूठ बोलते हैं। मैं कई दफा कहता हूँ चलो मतलब के लिए तो झूठ बोल लिया कि मेरा, लेकिन इधर कुछ वो है ना, इसको हम बोलते हैं बरतानिया में कंपल्सिव लायर, तो वो पाकिस्तान में शौकिया या आदतन है। तो शायद ये अब ऐसी आदत है कि मैं पाकिस्तान में अगर आऊँ तो सबसे ज्यादा अगर मैं मिसफुट हूँगा तो इस चीज में कि मैं झूठ नहीं। और अब जरा मैसेज कर दें अपने उन तमाम दोस्तों को कि जिनके साथ आप मिलकर गए नहीं, क्योंकि अगर किसी ने आपको देख लिया यहाँ पे बैठे हुए, थोड़ी सी तो नाराजगी। बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का जिन्होंने इस्लामाबाद में, लाहौर में होस्ट किया, अपने गांव में, अपने डिस्ट्रिक्ट में। इट वाज रियली ग्रेट टू सी एवरीवन एंड प्लेयर टू गांव और डिस्ट्रिक्ट। अब फिर सवाल आ गया मुझे, ये बताएं कौन से गांव में, कौन से डिस्ट्रिक्ट गए हैं? मेरा गांव
चक 29 है, चक ठीक है। 29 डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन है। अच्छा, हाँ, तो आप उस तो रंग के मेरा हो गए। मेरा ज़रा मेन स्टे गाँव ही, उस क्योंकि तरफ मेरे था, वालिद हाँ। साहब, हमारी ज़मीन वो सारा उधर है, लेकिन टाइम मेरा ऑफ एंड ऑन इस्लामाबाद, लाहौर में, हमारा घर लाहौर में भी है, तो वो गुजरता है मेरा बिटवीन। थैंक यू सो मच तौसीफ अनवर साहब, बड़ी मजे की, बड़ी इंटरेस्टिंग सी गुफ्तगू रही और मुझे लगता है आपकी मुस्कुराहट भी बता रही है कि आपने भी सेगमेंट को एंजॉय जी, किया है, बस, ठीक है। बिल्कुल। और दूसरा ये कि जाइए वापस बरतानिया और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखें। वी जस्ट होप कि जिस आप बरतानिया में काम कर रहे हैं, अल्लाह करे कि वहाँ पर रहने वाली जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो भी उस तरीके से इन मामलात में आपके साथ भी जो है प्रॉपरली कॉपरेट करे, और जो वहाँ पर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी को थोड़ी सी अगर मुश्किलात दरपेश हैं तो वो आपके साथ ज़रूर बॉन्ड में रहें। और फिर बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि बाहर जाके स्टडीज़ प्लान कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि पहले 10 साल जो है वो इमिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से खासे मुश्किल रहते हैं। छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिए प्रोग्राम कैफे मार्केट। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद बड़े मज़े के और बड़े प्यारे से गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मज़े के और प्यारे से मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी जब ब्रेक में हम लोग उनसे बात कर रहे थे, बड़ा खुश मिजाज सी उनकी शख्सियत है और बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने को मिली। और वैसे भी कहते हैं कि जब आप लोगों का गोल एक सेम हो, जब आपको वेट रिड्यूस करना हो, तो बातों से बातें निकल आती हैं। बट एनीवेज उन्होंने जब वेट रिड्यूस किया तो वो किसी शादी के लिए नहीं किया, किसी दोस्त की मेहंदी के लिए नहीं किया, या फिर किसी पार्टी को अटेंड करने के लिए नहीं किया। उन्होंने जब वेट रिड्यूस अपना किया तो वो उन्होंने मुल्क को किसी मकाम पर पहुंचाने के लिए किया, क्योंकि हाल ही में उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, जो मेहनत और लगन है ना, ये वेट लॉस करने में भी काफ़ी थी और फाइट के लिए भी काफ़ी थी। तो ये उन्होंने मुकाबला जो जीता वो इंडोनेशियन बॉक्सर को एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मात देकर जीता। जी, ये फाइट हुई थी 30 नवंबर को, और 3 दिसंबर को जनाब हमारे दोस्त जो थे पाकिस्तानी हीरो वतन वापस आए और आज हमने उन्हें अपने प्रोग्राम में बुला लिया। तो जनाब थाईलैंड में हुई ये फाइट और वहां पर इंडोनेशियन हरीफ बॉक्सर को शिकस्त दी। कौमी बॉक्सर फाइट के दौरान तमाम 10 राउंड्स में नाकाबिले शिकस्त रहे माशाल्लाह। उन्होंने 117 पॉइंट्स, जबकि इंडोनेशियन बॉक्सर ने 57 पॉइंट्स अपने नाम के। बहुत बड़ा मार्जिन है, कहाँ 57 कहाँ 117। इसके बाद उनकी लगातार ये तीसरी कामयाबी है और कौमी सतह पर होने वाले मुकाबलों में कई मेडल्स भी उन्होंने हासिल किए हैं। ताल्लुक है बलूचिस्तान से और बलूचिस्तान के दिल कोयटा में वो रहते हैं, लेकिन पिछले 17 सालों से वो इस्लामाबाद की जो पहाड़ियां हैं उनके दामन में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आज बने हैं कैफे मागला के मेहमान जो कि ज़हरी कबीले से हैं, मोहम्मद शुएब खान ज़हरी, और कौमी बॉक्सर हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, खैर मुबारक, थैंक यू सो ये मच। आपका एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन टाइटल जो है ये यहाँ पर है, ये भी हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा क्लोज कैमरा करके जरा बातचीत से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। शुएब, जिसको आपने शिकस्त दी उनके थे 57 पॉइंट्स, जी हाँ। आपने माशाल्लाह हासिल की, एक ही मैच था और उसमें 117 पॉइंट्स, इतना बड़ा मार्जिन था। ये फाइट तो फिर बहुत इंटरेस्टिंग रही होगी हर लिहाज से। इसी तरह है मैडम, एक तो ये मेरा स्कोर इसलिए ज़्यादा था मैडम, मैं हाइट में लंबा था, मैंने उसको लॉन्ग रखा था, दूर रखा था। तो क्या हाइट है आपकी? मेरा तकरीबन 5 फुट 11 इंच है। माशाल्लाह, जी ओके। हाँ, तो मैंने उसको दूर रखा था। उसको जो कोशिश था, उसको जो मतलब मेन मकसद था वो यही था कि मैं शुएब को नॉकआउट करूं। दूसरा मुझे ये बताइए कि शुएब के ये एक थी एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसमें टोटल कितने ममालिक थे और कितने टाइटल्स थे? ये जो मतलब इस इवेंट में 3 टाइटल थे। अच्छा। जी हाँ, 3 चैलेंजेस टाइटल, मतलब 3 चैंपियनशिप के नाम से ये फाइट हुआ था थाईलैंड में, जिसमें एक यूरोपियन टाइटल था, उसके लिए मतलब चाइना से, अमेरिका से बकायदा मतलब ये कंट्री से मतलब लोग आए थे रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है। और एक WBA था, उसमें भी मतलब इंटरनेशनल लेवल के काफी अच्छे वर्ल्ड बॉक्सर बॉक्सिंग रहते एसोसिएशन। जी हाँ, वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन। और एक ABF था, एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन का टाइटल था, ओके। जिसके लिए मैंने क्वालिफाई किया था। इसी तरह वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन के लिए बाकी बॉक्सरों ने क्वालिफाई किया था। यूरोपियन टाइटल के लिए भी सारे के सारे लाइट वेट कैटेगरी के थे? नहीं, अच्छा। मुख्तलिफ कैटेगरीज के थे। जी हाँ, इसमें जो बाकी मतलब 24 कंट्री से मतलब ममालिक से मतलब जो फाइटर आए थे वो वर्ल्ड रैंकिंग फाइट खेलने के लिए आए थे। इस टाइटलों के लिए अपने आप को क्वालिफाई करेंगे। मतलब ये लोग जब 5-6 फाइट मुसलसल इसी तरह जीत जाएंगे, हर इवेंट में मतलब ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। लाजमी नहीं कि ये लोग टाइटल फाइट के लिए, वर्ल्ड रैंकिंग के लिए लोग मतलब रैंकिंग बनाते हैं। जी अपनी रैंकिंग हाँ, बनाते ये लोग हैं। मुझे चैलेंज करते हैं, लाइक जैसे मैंने अभी फाइट किया तो मुझे मतलब काफी कंट्री से मतलब कॉल आए, आप मेरे साथ फाइट कर लो, मेरे साथ फाइट कर लो। फिर क्या इरादे मैंने हैं अपने इरादे, मैंने माइंड में जो इंडिया रखा है। तो कितनी कंट्री से कॉल आई तो फिर आपने इंडिया को सिलेक्ट किया? मतलब अभी तक आपको कहाँ से कॉल्स आई हैं? तकरीबन मतलब उसी इंडोनेशिया से वापस मतलब रीकॉल मुझे आया कि मतलब आप वापस मेरे साथ फाइट किया। और थाईलैंड की तरफ से मुझे कॉल है, फिलीपीन की तरफ से मुझे कॉल है
कि आप हमारे साथ खेले। इसी तरह अजरबैजान की तरफ से मुझे ख्याल है कि आप लोग हमारे साथ खेले। फिर आपने इंडिया को ही सिलेक्ट क्यों किया? इसलिए सिलेक्ट किया, मतलब आपको पता है जैसे लाइक मैदान-ए जंग बन जाता है ना? हमारे पाकिस्तान में जो एक हरीफ समझा जाता है, हाँ। इंडिया को समझा जाता है। मैं तो मतलब स्पोर्ट्स है, हम लोग स्पोर्ट्स में मतलब रिंग से बिल्कुल पहले, ऐसे ही, हाँ ऐसे ही, रिंग से ऐसे ही। पहले और रिंग के बाद हम लोग सब स्पोर्ट्समैन जो भाई होते हैं। रिंग के दौरान अगर हम लोगों को वेट में भाई भी अगर आ जाए, यकीन करो हम लोग उसकी भी फिर खातिर नहीं करते हैं, क्योंकि हर एक जो मतलब अपनी जीतने के चक्कर में होते हैं। जीतने के चक्कर फिर में, मैं एक मुल्क की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो मुल्क में अगर इज्जत दे दूँ, मैं मेरे लिए एक प्राउड की बात है, एक फख्र की बात है कि मैं वहाँ पे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसको मैं इज्जत दे रहा हूँ। और जब मैं जीत जाता हूँ तो सबसे पहले हमारे पाकिस्तान की जो परचम वहाँ पे हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे लहराते हैं, तो काफ़ी खुशी होती है। सो व्हाट वाज योर हैप्पीनेस जब आपने ये टाइटल अपने नाम किया? क्योंकि डेफिनेटली खुद के तो जज्बात पे आपने काबू बंदा नहीं रख पाता है, और बिल्कुल साथ ही साथ वो आपकी फैमिली आपको देख रहे होते हैं, आपके दोस्त आपको जो देख रहे होते हैं, बिल्कुल। उनकी खुशी का जज्बा भी काबिल दीद होता है। बिल्कुल इसी तरह है। मैं जब फाइट से पहले चढ़ता हूँ, जब भी जिस टाइम भी मैंने फाइट खेले प्रोफेशनल फाइट, तो अभी मैंने 4th फाइट खेले हैं। अच्छा। इससे पहले जो मैं इसके अलावा जो मैंने एमेच्योर फाइट खेले 120 प्लस फाइट में जीत चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, एमेच्योर में। जी हाँ, काफ़ी मेडल्स में जीत चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एमेच्योर में भी। तो जब भी मतलब मैं फाइट खेलता हूँ, फाइट से पहले मैं अम्मी को कॉल करता हूँ कि अम्मी जी मैं जा रहा हूँ फाइट के लिए, मुझे दुआ करूँ। तो इस फाइट में जब मैंने अम्मी को कहा कि मैंने इस दफ़ा लिंक आपको सेंड किया है, क्योंकि मेरा जो पहले फाइट होते थे उसमें मतलब मुझे कोई इस तरह का लाइव लिंक नहीं मिलता था। इस दफ़ा मुझे लाइव लिंक वो न्यूज़ वालों से मैंने लिया। मैंने कहा कि मुझे लिंक दे दो, मैं घर वालों को, फैमिली वालों को और दोस्तों को सब सेंड करता हूँ ताकि वो लोग मेरा फाइट लाइव देखेंगे। हमारी बड़ी शादी होती है ना, उनको नहीं पता है अभी भी जी कि हाँ। क्या करना है, कहाँ पे ट्यून इन करना है। फिर हम उनको बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ ना थोड़ा सा गाइड कर रहे थे, मामा ये कर ले, ऐसे हो जाएगा, वो कर ले, वो हो जाएगा। बिल्कुल इसी और तरह। फिर दुनिया में जो कुछ भी हो रहा हो, उनके हाथ में मोबाइल होता है या लैपटॉप बिल्कुल। होता है, और वो अपने बच्चे को उस पर देख रही बिल्कुल। होती तो है। इस वक्त जो मेरा छोटे भाई जो दरीगर में मौजूद थे, मैंने कहा छोटे भाइयों को कि अम्मी जी को और वालिद साहब को जो ये फाइट मेरा दिखा लाया हूँ। तो वालिद साहब तो देख रहा था, उसको मतलब बहुत खुशी होती है कि मतलब मैं इंटरनेशनल लेवल में पाकिस्तान का नाम से मतलब खेल रहा होता हूँ, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ। अम्मी ने कहा कि नहीं, मैं शेब जय नमाज के ऊपर बैठ जाऊंगी और आपके लिए दुआएं करूंगी, आपके लिए नमाज नफल पढ़ूंगी, बाकायदा नवाफिल। जी हाँ। तो फाइट जब खत्म हुआ, यकीन करो मैंने अम्मी को कॉल किया कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से मैं फाइट जीत चुका हूँ। तो काफ़ी खुश थे अम्मी, बहुत ज़्यादा खुश थी। अच्छा, देयर इज नो डाउट कि आपके लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो हाथ उठाकर दुआ कर रहे होते हैं, लेकिन यकीन जानिए मैंने खुद देखा है, एक्सपीरियंस किया है कि जो आपकी माँ की दुआ होती है और जो आपके बाप की दुआ होती है, क्योंकि पेरेंट्स में जो फादर फैक्टर होते हैं ना वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। बिल्कुल अम्मी तो इसी फिर रोकर या थोड़े से हसास जज्बात से हमने मोहब्बत जता देती हैं। बिल्कुल इसी तरह। फादर फैक्टर जो होते हैं ना वो बड़ा खुद भी हौसलामंद रहते हैं, बच्चों को भी, लेकिन दिल के किसी कोने में उनके लिए वो तो एक डर होता है, चोट ना लग जाए, कुछ और ना हो जाए, लेकिन वो बच्चों पर जाहिर नहीं करते हैं। बचपन में जब आपने ये सोचा कि मैंने बॉक्सिंग की तरफ जाना है, उस वक्त सबसे पहले किसने मना किया था, मामा ने या बाबा ने? मामा ने मना किया। मामा ने यही कहा कि मतलब शेब ये इतना डेंजरस गेम है और आप इस गेम में मतलब क्यों आना चाहते हो, किस लिए आना चाहते हो? हाँ। पाकिस्तान का मतलब 22 करोड़ 23 करोड़ आवाम है और उसमें आप सिर्फ जाना चाहते हो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो मैंने कहा माँ आप मुझे दुआएं करें, इंशाल्लाह मुश्किल रास्ते मेरे लिए आसान हुए तो मुश्किल गेम भी इंशाल्लाह मेरे लिए आसान होगा। जी हाँ। तो फिर मैंने जब बॉक्सिंग को ज्वाइन किया उस वक्त तो मतलब मैं जब फाइट खेल रहा था, जूनियर लेवल की फाइट होती थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत जाता था। तो अम्मी को जब मैं मेडल लेके देता था पहली तभी दफा मतलब कौन सी फाइट थी जिसमें मुंह पे बहुत जोरदार पंच पड़ा था और अम्मी ने कहा कि इन्हीं दिनों के लिए मैं तुम्हें मना कर रही थी? तकरीबन 150 फाइट मैंने खेले, कोई ऐसा फाइट ना होगा जिसमें मुझे जोर से पंच ना लगा हूँ। अच्छा। जी हाँ। मुंह पे ज्यादातर कौन सा हिस्सा होता है, कोई भी बॉक्सर ज्यादातर बचाने की कोशिश कर रहा हो कि अगर पंच पड़ना भी है तो मतलब यानी कि चेहरे के इस तरफ ना पड़े? जी हाँ, हम लोग जो गार्ड ऊपर रखते हैं, मतलब गार्ड ऊपर रखते हैं ताकि हम लोग गार्ड से क्या मुराद? गार्ड जो पंच होते हैं हमारे, ये जी ऊपर हाँ, रखने हैं आपने? ऊपर हम लोग अच्छा। रखते हैं। जी हाँ। और दूसरी बात हम लोगों को जो कोचेज मतलब फाइट से पहले हम लोग जो ट्रेनिंग करते हैं, हाँ। कोचेज हम लोगों को गाइड करते हैं आपने इस तरह मतलब तैयारी करना है, जब वो आपको पंच मारेगा तो आपने पंच से बचना भी और उस पर मतलब काउंटर मतलब आपने ये वाली मूव दे दी थी और आपने फिर निकल जाना है? फौरन काउंटर अटैक करना है आपने। ओके। तो इस तरह हम लोगों को बाकायदा इस फाइट के लिए तैयार करते हैं, तब हम लोग सही। रिंग में जाते हैं। जी हाँ, चढ़ते हैं। मैं चाहती हूँ कि अपना टाइटल आप प्लीज दिखाइए कैमरे में ताकि हमारा कैमरा इस टाइटल को कैप्चर भी कर सके। ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे लिए, आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए। लेकिन इस कामयाबी के साथ साथ एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ही आ जाता। अभी जब मैं बात करी थी शुएब से कि प्राइज मनी कोई नहीं होती, ये किस हद तक आपका मोरल डाउन करती है? बिल्कुल इसी तरह है मैडम। ये आपने मतलब जब भी मतलब जिस टाइम भी मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाता हूँ तो जो वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर होते हैं या कि बहुत बड़ी लेवल पे मतलब बॉक्सिंग खेलते हैं ना, वो हर बॉक्सर जो है मतलब अपने कंट्री की तरफ से स्पॉन्सर हुआ होता है, मतलब अपने गवर्नमेंट की तरफ से उसको काफी सपोर्ट मिलता है। मैं ये कहता हूँ कि मतलब सारा बोझ जो अपने गवर्नमेंट पे भी ना डाला जाए। इस वक्त जो हमारे पाकिस्तान का हालात चल रहे हैं इसमें अगर देखा जाए, ये लोग अगर हम लोगों के साथ इतना कर रहे हैं ये भी बड़ी बात है। कुछ प्राइवेट कंपनियां भी आ जाए अपने अहम किरदार अदा करे इसमें। प्लेयर इतना मेहनत करती है तो मतलब अपने आप के साथ मतलब वक्त गुजारता है वहाँ पे इस टैलेंट के लिए, एक मकाम तक जब पहुंचाएं
तो उसको सिर्फ अगर सिर्फ स्पॉन्सरशिप की कमी होती है तो मैं तो प्राइवेट कंपनियों से मतलब ये एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये लोग आ जाएं और इस प्लेयर को सपोर्ट करें ताकि पाकिस्तान का नाम पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में रोशन आपने कर रिक्वेस्ट सकें। खुद कह दी, मैं बिल्कुल मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, लेकिन जो आपने कहा, आई विश कि हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं जो कि वाकई हमारे यंगस्टर्स को प्रमोट करना चाहते हैं, प्लीज इनकी हेल्प कीजिए, क्योंकि हेल्प का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी की इमदाद कर रहे हैं, ये इसलिए भी होता है कि आप जो कुछ कर रहे हैं अगर आप अपनी खुशी के लिए भी करें तो उससे दूसरों की खुशियों में भी चार चांद लग जाते हैं। लास्टली मैं बस आपसे ये जानना चाहती हूँ कि नेक्स्ट फाइट कब और कहाँ? इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट फाइट जो मेरा यही रहता है कि मैं फरवरी के लास्ट में खेलूँ और दुबई में मेरा फाइट होगा। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, ऐसी आप कामयाबी से मिलते रहें और पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। फिर वही छोटी सी एक रिक्वेस्ट आ जाती है कि जिस तरह से भी ये बॉक्सिंग टाइटल्स होते हैं, बड़ी मेहनत करके, बड़ा कुछ करके ये लोग कैंप लगाते हैं, प्रैक्टिस सेशंस में जाते हैं, जिम की फीसेस पे की जाती हैं, एक डाइट प्लान होता है, लेकिन एटलीस्ट जो एथलीट्स हैं हमारे, जो प्लेयर्स हैं हमारे, उनका मोराल हाई करने के लिए कोई ना कोई प्राइज पूल होना चाहिए, कोई ना कोई प्राइज मनी होनी चाहिए ताकि इन लोगों का भी हौसला जो है वो बन सके। मुझे लेनी जनाब एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड, कैफे मार्केट। वेलकम बैक राइट आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद मैं सिर्फ यही कहूँगी कि ठंड यकीनन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर हम लोग घरों में मैसूर इन सेंस, क्योंकि जब ठंड आपको लगती है ना तो आपकी कोशिश होती है कि वीकेंड पे बाजू का लोग वेडिंग भी नहीं अटेंड कर रहे होते हैं कि नहीं बच्चे बीमार हो जाएंगे और फिर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, इसलिए घर से बाहर ना निकला जाए, गैर ज़रूरी बाहर ना निकला जाए। लेकिन कभी उन लोगों के बारे में जानने की कोशिश करें कि जो कि पिछले 6 से 7 माह से एक ऐसी तकलीफ़देह ज़िंदगी गुजारे हैं कि जिनका बिल्कुल दिल नहीं करता होगा कि हम पानी को देख भी लें, पानी में पाँव रख भी लें। मैं बात कर रही हूँ उन मुतासरीन की जिन्हें सैलाब ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया। और अगर हम एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक बात करें तो पाकिस्तान में हालिया सैलाब से नुकसान तकरीबन 30 अरब डॉलर से ज़ायद का है। दुनिया भर से सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए हमने देखा कि मुख्तलिफ फलाही इदारों ने अपनी अपनी कोशिशें की और फिर सैलाब मुतासरीन की बहाली और उनकी इमदाद के लिए टेक्सास में भी मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो सामने आए। अब टेक्सास की एक फाउंडेशन है, ये फलाही तंजीम है जिसका नाम है अल रज़ाक। इनकी जानिब से सैलाब से मुतासर अफराद के लिए 5 करोड़ रुपए की इमदादी रकम जमा की गई और उस रकम से तोनसा से मुल्हिका जो गाँव है जिसमें मंगरोटा भी है, वहाँ पर 300 से ज़्यादा ख़ानदानों के लिए घर बनाए गए हैं। इस वक्त स्काइप पर हमारे साथ मौजूद हैं फाउंडर चेयरमैन अल रज़ाक फाउंडेशन जनाब अब्दुल हफीज़ खान साहब। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग हफीज़ साहब। सबसे पहले तो इस कार्य खैर में जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेशन जिस तरीके से की है, खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं आप। आपको डेफिनेटली उस घर में रहने वाले बसने वाले लोग जो हैं वो दोनों हाथों से दुआएं देंगे। तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, बताइएगा कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच सुनो टीवी। अच्छा, तो हफीज़ साहब ये बताइएगा कि आपका इदारा जो कि इतने खूबसूरत तरीके से लोगों की मदद करने के लिए पेश है, ये इदारा यानी कि अल रज़ाक फाउंडेशन, ये कब जो है वो आपने बनाई और फिर अब तक कौन कौन से फलाही काम ये तंजीम सरअंजाम दे चुकी है? जी, अल रज़ाक फाउंडेशन जो है वो हमने 2013 में बनाई थी और जो सबसे पहला अल रज़ाक फाउंडेशन का जो प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था वो हमने एक चर्च था उसको हमने बाय करके और उस पर हमने मस्जिद बनाई थी। उसका मस्जिद का नाम रखा था अल रज़ाक इस्लामिक सेंटर के नाम से। तो ये जो मस्जिद थी ये हमारा जो बिज़नेस कम्युनिटी है इधर डैलस की, उसके लिए ये बहुत कन्वीनियंट इसलिए हुई कि जब मैं इस शहर में मूव हुआ था तो मैं भी यहाँ से कोई 4-5 किलोमीटर माइल जा करके हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जाते थे और अक्सर हमारी नमाज मिस हो जाती थी। तो मैंने सोचा कि हमें मुसलमानों को कोई ऐसी जगह यहाँ मिल जाए करीब में तो सबके लिए आसानी हो जाएगी और हमारी जुमे की नमाज़ें वो मिस नहीं होंगी। तो ये एक अल्लाह ताला ने मेरे जहन में एक ख्याल आया तो मैंने सोचा कि ये इसको काम को शुरू करूं। तो उस काम शुरू करने से मेरी अल्हम्दुलिल्लाह कम्युनिटी को काफ़ी फ़ायदा हुआ और इससे मुझे भी एक एनकरेजमेंट मिली कि मैं ये काम जो है बहुत खूबी के साथ अंजाम दे सकता हूँ और ये मेरा पहला सा स्टार्टअप था।
इस मसले में। हफीज खान साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये जो फाउंडेशन अल रज़ाक जिस तरीके से काम कर रही है और जितनी बड़ी इमदादी रकम आपने पाकिस्तान के लोगों के लिए इकट्ठी की है, तो अभी तक कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो फ्लड इफेक्टीज में शामिल आते हैं और वहाँ पर जाके आपकी टीमों ने विजिट भी किया, डोनेशंस भी दी, और इसके अलावा भी किस किस्म के फलाही काम है जहाँ पर आपकी टीम की पार्टिसिपेशन हमें नजर आ रही? जी, अल रज़ाक फाउंडेशन अभी जो रिसेंटली आपको पता है ये एक सैलाब आया था जो अगस्त 2022 में, उसमें उसकी तबाहकारियाँ जब हमने यहाँ पे देखी टीवी पे, तो कौंसलेट जनरल जो यहाँ पे हैं अबरार हाशमी साहब ह्यूस्टन के, उन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को इस वक्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अशद ज़रूरत है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो यहाँ के मेरे लोग थे कम्युनिटी के, उनको मैंने सबको दावत दी और उनके साथ हमने बैठ के एक मीटिंग की और उनको हमने बताया कि ये सूरत हाल है। तो विद इन 48 आवर्स फिर मैं ख़ुद यहाँ से वहाँ पाकिस्तान चला गया और तौंसा में एक इलाका है मंगरोठा, वहाँ पे जो कोह सुलेमान का पानी कहते हैं कि वहाँ बड़ी तेज़ी के साथ आया और काफ़ी सारी तबाही उसने वहाँ पे मचा दी। तो वो जाके मैंने विज़िट किया और उस इलाके में हमने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी लोगों के लिए मुफीद साबित हुआ है। तो हफीज साहब, 5 करोड़ की लागत से आपकी तंजीम ने तोंसा के गांव में 65 घरों को नए सिरे से तामीर किया। फिर 250 घर ऐसे थे कि जिनकी मुरम्मत और बहाली में भी आप लोगों ने किरदार अदा किया है। मजीद अगर हम बात करें आने वाले दिनों में, क्योंकि अमाउंट खासी बड़ी है, कौन से ऐसे इलाके हैं कि जहां पर आप इस तरह के कामों की बहाली में मजीद हिस्सा लेंगे? जी, पहले तो देखें, जब मैं मंगरोठा गया ज़ाती तौर पे और मैंने वहाँ जो तबाही देखी, वो तबाही शायद बताने के लिए अल्फाज भी नहीं है, लेकिन ये था कि शुक्र है कि हमारे पास जो फोर्स थी, क्योंकि वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा जो इश्यूज़ थे वो थी कि कोऑपरेशन की बड़ी शदीद कमी है और अच्छे लोगों को ऑन बोर्ड लाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैंने यहाँ अपना बिज़नेस जो था उसको मैंने 1-1.5 महीने के लिए I just have taken myself out of it and I stayed in that area to make sure कि जी ये जो लोग हैं इनको मैंने सर्दियों से पहले यहाँ मूव करना है। तो जो वहाँ की सिचुएशन थी, वहाँ पे घर तो काफ़ी सारे तबाह और बर्बाद हुए थे, लेकिन 65 घर ऐसे थे जिनका कोई सिरे से नामो निशान नहीं था। उनको हमने दोबारा दिन रात करके 15 नवंबर से पहले हमने उनको उनके घरों में आबाद कर दिया। इसके अलावा कोई 200-250 के करीब ऐसे घर थे जिनमें लोग अभी रह रहे हैं, लेकिन उनकी थोड़ी बहुत रिपेयर के साथ वो अपनी वापस शक्ल में आ गए। तो इसके अलावा ये तो एक वो सिनेरियो है जो हमने अपने तौर पे किया और उसको एक सर्टेन टाइम लिमिट के अंदर, कि हमने ये नहीं सोचा कि हम इन लोगों को सिर्फ खुराक या हम मच्छरदानियाँ और टेंटों में लगा के चले जाएं, क्योंकि ये उनके लिए रिहेबिलिटेशन के लिए ये काफ़ी नहीं था। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग कि जी जैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैंने देखा है तंजीमें, इवन कि गवर्नमेंट यही कर रही थी, तो हमें लगा कि ये ज़्यादा मुनासिब होगा हमारे लिए कि हम सारे जो फंड्स हैं वो फ़ौरन जो है इन लोगों को कम से कम आबाद करके अपने अपने घरों में ले आएँ, और ये शायद हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और वो अल्हम्दुलिल्लाह इवन के बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का इशू था, घर जो थे वो छोटी छोटी गलियों में थे, ट्रांसपोर्टेशन का इस तौर पे इशू रहा कि ना वहाँ ट्रैक्टर जा सकता था, ना वहाँ ट्रॉली जा सकती थी। हमने ह्यूमन लेबर के साथ इवन के वहाँ पे जो जानवर थे जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वो भी दस्तयाब नहीं थे, तो हमने लेबर लगाई और उस तरह उसको हमने माशाल्लाह ऑन टाइम उसको ख़त्म किया। तो काम तो जो है वो आपको पता है, ये सिलसिला ऐसा है कि ये ख़त्म होने वाला तो नहीं है, कि कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा होता है कि हमें कॉल आती है और हम उसको रिस्पॉन्स करते हैं, कोशिश करते हैं कि लोगों की मदद जितनी हो सके हम करने की वो कर रहे हैं इंशाल्लाह। क्या आपकी तंजीम टेक्सास में भी फलाही कामों में हिस्सा लेती है, या फिर आपकी कोशिश ये ज़्यादा होती है कि जो पाकिस्तान में लोग हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट की जाए, या फिर ऐसे ममालिक जो कि तरक्की पजीर हैं? जी, जब हमने 2013 में मैंने ये इदारा शुरू किया था,
तो सबसे पहले जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हमने पहले मस्जिद बनाई और उसके साथ साथ हमने यहाँ लोकल, आपको पता है टेक्सास जो है ये वो स्टेट है जहाँ पे टोर्नेडोज भी बहुत आते हैं और हरिकेन्स भी बहुत आते हैं। इसके साथ जो स्टेट्स हैं, लुजियाना है, हमारा जो सिटी है करीब में ह्यूस्टन, वहाँ भी अक्सर हर साल कोई ना कोई ऐसी तबाही वगैरह, ऐसी कुदरती आफात आती हैं। तो 2013 के बाद से हमने यहाँ पे रिसेंटली 2015-16 में एक यहाँ पे हरिकेन आया था इरमा, तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को डिस्प्लेसमेंट हुई थी। वो लोग वहाँ से ह्यूस्टन से, लुजियाना से, वो इधर डैलस कैंपों में आए। हमने फिर उनके खाने का, फूड का, पानी, जूसेस का इंतज़ाम करते रहे। उनको हमने इस तरह अकोमोडेट किया। फिर उसके बाद ये 2019 में एक बहुत बड़ा यहाँ पे टोर्नेडो आया था हमारे डैलस में। तो यहाँ पे फिर हमने चर्चेज़ में जो यहाँ के लोकल हैं वहाँ पे उनके साथ जा कर के यहाँ पे कम्युनिटी जो हमारी है उनके साथ काफ़ी कोऑपरेट करके उन लोगों को हमने जो मदद हो सकती थी हमने अपने इदारे की तरफ से वो मदद भी उनको पहुंचाई। और फिर वहाँ के रहने वाले पाकिस्तानियों को भी आपकी तंजीम इसी तरह से ताउन फ्राहम कर रही है जैसे कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को आपकी तंजीम ने बड़ा सपोर्ट किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे यहाँ पे आई हैव बीन लिविंग इन दिस कंट्री फॉर ऑलमोस्ट 30 इयर्स और मैं जिस शहर में हूँ उस शहर के काफ़ी लोग मुझे जानते भी हैं। और हम कोई ऐसा सिलसिला होता है कुदरती आफात का तो सब हम इकट्ठे होते हैं और वो सारे मेरी आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं और हम इंशाल्लाह सारे इकट्ठे होके एक प्रोजेक्ट को लेते हैं और उसको मुकम्मल तौर पे उनके ताउन के साथ सारे चीज़ें मुकम्मल होती हैं और मैं उन सब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ। यहाँ पे जो रिसेंटली पाकिस्तान के लिए जो इंसिडेंट हुआ था तो मैंने यहाँ पे इवन के ना सिर्फ बिजनेस कम्युनिटी बल्कि यहाँ की जो मस्जिदें थी वो लोग भी सारे उनके लीडर्स भी, उनके जो इमाम साहिबान थे वो भी, उन्होंने भी शिरकत की और सब ने अपनी तरफ से जो कुछ हो सकता था पाकिस्तान की फलाह के लिए कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कामयाबी हुई है। जी थैंक यू सो मच हफीज़ खान साहब, अल्लाह ताला आपके इस काम में बरकत डाले और वी विश के पाकिस्तान में जिस तरीके से आपने लोगों की इमदाद का बेड़ा उठा रखा है अल्लाह ताला उन लोगों के लिए भी आसानियाँ करें आने वाले दिनों में। और अगर आप जैसे लोग बाहर बैठकर पाकिस्तानियों की इस तरह से मदद करें तो फिर मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं उन्हें भी अपने अपने हिस्से का काम करना होगा। मैं यहाँ पे एक छोटे से एग्जाम्पल ऐड करना चाहूँगी। एक दोस्त हैं, नाम मैं उनका नहीं लूँगी क्योंकि शायद नाम लूँ तो उन्हें भी नामुनासिब लगे, क्योंकि कहते ना कि नेकी इस हाथ से करो तो दूसरे हाथ को पता तक ना चले। ऐसे ही 2-4 रोज़ पहले उनसे मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन रही है फ्लड इफेक्टीज़ के लिए एक लड्डा बाज़ार वो गए और वहाँ पर जाके उन्होंने खान साहब से बात की जो पठान होते हैं वहाँ पर। उनसे कहा कि सर आपकी एक मदद दरकार है, 50,000 रुपये मेरे पास हैं, फ्लड इफेक्टीज़ तक हमने स्वेटर्स पहुँचाने, आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे एक स्वेटर कितने में देंगे। आगे से माशाल्लाह जो साहब जिनकी अपनी दुकान थी जो कि लंडा मार्केट में काम करते हैं उन्होंने भी बड़ी ही इंसानियत का मुजाहरा किया। वो स्वेटर जो कि वो 350-400 रुपये में बेचते हैं वो उन्होंने एक स्वेटर उन्हें 100 रुपये में दिया और यूँ 50,000 की गठरियाँ जो थीं वो लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो हैं वो तैयार की गई। और जो सिंध के तरफ के इलाके हैं वहाँ के लोगों को सर्दी से बचाने के लिए, सर्द मौसम की सख्ती से बचाने के लिए उन्होंने अपना किरदार अदा किया। तो ये छोटे छोटे से नेक अमाल हैं जो कि आखिरत में हम लोगों के लिए बहुत बड़े साबित होंगे। तो बस ये एक मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि कभी कभी हमारे जहन में नहीं आता कि हमने मदद कैसे करनी है, लेकिन कुछ लोगों के रवैये, कुछ लोगों के रास्ते हमारे लिए कार्य खैर को या किसी भी अच्छे काम को करने में आसानी फ्राहम करते हैं। इसी गुड डीड के साथ एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। स्टे ट्यून, कैफे मागला। जी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। न्यूज़ ब्रेक हमारी थोड़ी सी लंबी हो जाती है क्योंकि समहाउ हेडलाइंस वगैरह और कोई ना कोई ब्रेकिंग आ जाती है और फिर उस ब्रेक के दौरान हमारी कोशिश होती है कि जब हम लोग वापस आएँ तो एक नए मेहमान के साथ आपको इंट्रोडक्शन करवाएं, क्योंकि आज के मेहमान थोड़े से ज़्यादा ख़ास हैं। ज़्यादा ख़ास इसलिए हैं कि यूँ तो सभी पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, लेकिन जब हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनकी खिदमात को कदर की निगाह से देखा जाता है, इतना कदर की निगाह से देखा जाता है कि उनको उनकी खिदमात के पेश नज़र अवार्ड से नवाजा जाए, और वो भी वो अवार्ड की जिसकी खासियत उस मुल्क के अपने बाशिंदों के लिए, उस मुल्क के अपने शहरियों के लिए बहुत हो। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो मार्च में उन्हें एक अवार्ड से नवाजा जा रहा है और वो है बरतानवी अवार्ड।
जिसकी खुसूसियत, जिसकी अहमियत वो लोग तो जानते ही हैं कि जिन्हें मिला, लेकिन वो लोग भी जानते हैं कि जिनकी नॉमिनेशंस हुई हैं इसके लिए। तो जब उन्हें नॉमिनेशन का पता चला और जब उन्हें अवार्ड से नवाजा गया तो उनके जज्बात क्या थे वो तो हम उनसे ही जानेंगे। लेकिन यूँ कह लीजिए कि बरतानवी शहरी फराज खान साहब को जो मार्च में मिलने वाला अवार्ड है, अब तक कितने पाकिस्तानी या फिर यूँ कह लीजिए अब तक कितने लोगों को तारीख ये इस अवार्ड से नवाज चुकी है, और इस अवार्ड को देने वालों पर क्या जिम्मेदारी होती है, या ये लोग क्या कुछ करके आगे पहुंचे हैं। जी, तो ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से वेलकम करते हैं और न्यूज़ ब्रेक के बाद हम लोग वापस आ रहे हैं। जब न्यूज़ ब्रेक के बाद वापसी हुई है तो एक अच्छे से यूँ कह लीजिए कि टॉपिक के साथ हुई है। टॉपिक वैसे तो हमारी कोशिश यही होती है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरटेन किया जाए इंफरटेनमेंट के साथ साथ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिस पर थोड़ी सी गौर व फिक्र करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि पाकिस्तान में ही बसने वाले ऐसे लोग हैं जो कि दुनिया भर में जाकर बहुत सा नाम कमा रहे हैं, लेकिन अफसोस वहाँ पर यह बात का होता है कि पाकिस्तान में रहते हुए क्यों नहीं। शायद इसलिए भी कि पाकिस्तान में वो वसाइल नहीं हैं, वो मौके नहीं हैं। अभी ब्रेक में जब मेरी उनसे बात हो रही थी, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किन किन इश्यूज़ को ज़रा हम लोग हाईलाइट करने की कोशिश करें, आपकी पर्सनालिटी में इतने सारे माशाल्लाह पॉजिटिव पहलू हैं, तो ये भी जिक्र हुआ कि जो हमारी यूथ है, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो मुल्क से बाहर जाने का सोच रही है। ये बिल्कुल उसी तरह से कनेक्टिविटी है जो हमने पिछले हफ्ते के शो में आपसे बात की थी कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है इस पर पाकिस्तान में, जिसका फ़ायदा दूसरे ममालिक तो हासिल कर रहे हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान हमारे ऐसे नौजवानों से जो है वो महरूम हो रहा है। आज जिनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे वो हैं तो बिजनेसमैन, लेकिन वो बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक ऐसे बावकार पाकिस्तानी शहरी हैं कि जिन्हें मार्च के महीने में बरतानवी अवार्ड से नवाजा जाएगा। तो ऐसे मेहमान को हम बड़े खुशकिस्मती के साथ तहे दिल से वेलकम करते हैं। फराज खान साहब हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? Thank you so much, Zaryab, and thank you for inviting us. नहीं, थैंक्स फॉर कमिंग। मैं तो यही कहूँगी कि जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसी शख्सियत प्रोग्राम का हिस्सा बन रही हैं। फराज खान साहब, बरतानवी अवार्ड से नवाजा जाना एक पाकिस्तानी के लिए कितनी बड़ी यूँ कह लीजिए कि खुशकिस्मती है। दूसरा ये कि कुछ बरतानवी अवार्ड के हवाले से अगर आप हमें बताना चाहें कि जो बरतानवी अवार्ड है इसकी खासियत क्या है? देखें, it's called MBE, और ये बरतानिया में हर साल पहले क्वीन देती थी, अब किंग जो हैं पहली दफ़ा ये अवार्ड दे रहे हैं, और वो 9 मुख्तलिफ शोबों में दिया जाता है। ठीक है। आर्ट्स, मीडिया, स्पोर्ट्स, बिजनेस, इंटरनेशनल अफेयर्स। मुझे वो पाकिस्तान और यूके के ताल्लुकात को सोशल इम्पैक्ट और क्लाइमेट एडवोकेसी के जो सेगमेंट है उसमें दिया गया है। खुशी की बात यह है कि इस अवार्ड से पाकिस्तान भी मुंसलिक है, और पाकिस्तान में जो भी कुछ काम किया है या खिदमात की हैं उसको पेश नज़र रख कर ये अवार्ड दिया गया। सो इट्स एन ऑनर, इट्स अ प्रिविलेज, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। किस वक्त आपको मालूम हुआ कि आपको इस अवार्ड के लिए नामजद कर दिया गया? जी, मुझे 30 दिसंबर को अचानक फ़ोन आने शुरू हुए। अच्छा। पता लगा कि जो एक लिस्ट आती है उसमें मेरा नाम है। हाँ। आपने ये कहा फोन वालों को कि जरा चेक करो कोई गलत नाम तो नहीं पढ़ लिया? बिल्कुल ऐसा हुआ। अच्छा। तो वो मेरी बेटी मेरे साथ बैठी हुई थी। अच्छा। तो मैंने उसको बोला कि यार ये सीन हुआ है, तो उसने पहले वो लिस्ट जब देखी उसने कहा नहीं है। हाँ। मैंने कहा ठीक है, किसी ने मजाक किया होगा, लेकिन एक्चुअली लुक्ड नाम मेरा था। सो अपेरेंटली आई वाज नॉमिनेटेड, फिर वो सिलेक्ट हुआ, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस जाके इसको फाइनलाइज किया जाता है, एंड फाइनली इट गेट्स अनाउंस्ड बाय द क्लैरेंस हाउस। जबरदस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। तो फिर आपकी अगर बेटी है आपके साथ ही, फिर उनकी तो खुशी देखने वाली होगी, क्योंकि जो एक व्हाटसोएवर इट इज, अगर हम छोटे हैं तो हम अपने खुशियों की तरफ ना माँ बाप की तरफ देखते हैं, लेकिन जब हम माँ बाप बन जाते हैं तो हमारे छोटों का जज्बा और हौसला वो हमसे भी ज्यादा होता है, आसमानों पे कुछ छू रहा होता है। वो अब छोटी तो खैर नहीं है, माशाल्लाह 18 की हो चुकी हैं, तो बट शी वाज वेरी हैप्पी, और अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा फराज साहब, जिस कैटेगरी के लिए आपको नॉमिनेट किया गया है, आप बता सकते हैं उस सेक्टर में रहते हुए, उस डिपार्टमेंट में काम करते हुए आपकी क्या खिदमात रही हैं पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात के दरमियान? मुझे सोशल इम्पैक्ट और सोशल इन्वेस्टमेंट के जो ज़ुमरे में दी गई है बिटवीन यूके एंड पाकिस्तान। सो जब हमने सीड के नाम से जो इदारा शुरू किया, ठीक है, उसका बुनियादी जो उसका मकसद था वो ये था कि यूथ में, ख़वातीन में, बच्चों में, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ में एंटरप्रेन्योरशिप का जज्बा और स्किल सेट और इन्वेस्टमेंट्स लेकर आए। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में जिस किस्म का एजुकेशन
सप्लाई आ रही है या ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई आ रही है, अभी से नहीं पिछले 15 सालों से, इवन बिफोर दैट, तो एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी जो है आपकी प्राइवेट सेक्टर की और पब्लिक सेक्टर की उतनी नहीं होती, तो बाकी बच्चा कहाँ जाएगा, वो ख़वातीन क्या करेंगी? तो जब तक एंटरप्रेन्योरशिप की तालीम और इसका स्किल सेट आप ट्रिकल डाउन नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये लोग एब्जॉर्ब नहीं हो सकेंगे। तो वी स्टार्टेड दैट इन 2008 और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन लाख से ज़्यादा लोगों के साथ हम लोगों ने इंगेज किया, ज़बरदस्त मौक़े फ़राहम किए एंड उनको वो स्किल सेट्स और इन्वेस्टमेंट्स प्रोवाइड की जिससे वो अपनी वो जॉब सीकिंग से जॉब क्रिएशन की मेंटालिटी पे जा सके। ये जस्ट जॉब सीकिंग से जॉब क्रिएशन तक का सफर है। ये किसी भी एक डिग्री होल्डर को उस तरफ लेकर आने के लिए उसकी बड़ी काउंसलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे जब मेडिकल पढ़ के निकल रहे हैं, इंजीनियर बन के निकल रहे हैं, या व्हाट्सएवर इट इज, वो लॉयर बन चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके पास वो मौके नहीं आ रहे हैं क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। उस माइंडसेट को क्या कहते हैं, एक बिजनेसमैन की तरफ लाना, ये सबसे मुश्किल टास्क होता है। और इसीलिए हम अब स्कूल लेवल पे जा चुके हैं। अच्छा, क्योंकि बाय द टाइम यू रीच द यूनिवर्सिटी, बच्चे शुरू से ही उनकी रूट्स में ये चीजें बसना शुरू हो जाएं। तो हमारा एक प्रोग्राम है एंटरप्राइज चैलेंज पाकिस्तान के नाम से, जो कि पूरे पाकिस्तान में स्कूल्स में हम लोग स्प्रेड आउट किया है, तो पशीन से लेकर अप नॉर्थ तक। और आप यकीन करें, जब उन बच्चों को ये स्किल सेट और ये ट्रेनिंग दी जाती है तो उनके दिमाग में आता है कि यार मेरे इर्द गिर्द मोहल्ले में, कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उसको ठीक करने के साथ साथ मैं पैसे भी कमा सकता हूं। तो वो एक पूरी कम्युनिटी में ये एक माइंडसेट चेंज आना शुरू हो गया। वेरी नाइस। और उसका जो इम्पैक्ट है, उसका जो रिजल्ट है, आई थिंक दैट उसकी जो आउटकम्स हैं, लाइक राइटली सेड, दैट इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। अभी आपने स्कूल यूनिवर्सिटी की बात की, रिसेंटली आपने नमल यूनिवर्सिटी में एड्रेस किया, एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी सस्टेनेबल इम्पैक्ट के हवाले से। वो एक्सपीरियंस कैसा रहा, जो तलबा के दरमियान, स्टूडेंट्स के दरमियान आपकी चिटचैट रही, या चीज़ जो आपने ऑब्जर्व की, क्योंकि पाकिस्तान को इस इकनॉमिकली बहुत ऐसी सूरत हाल का सामने, क्योंकि हमने हमेशा से सुना, आपने भी सुना होगा खबरों में, मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। क्या ये वो वाकई लम्हा है कि हम इंतहाई नाजुक सूरत हाल में गुजर रहे हैं? ज़रियाब, आई टेल यू समथिंग, मैं जब भी यूनिवर्सिटीज़ जाता हूँ, अच्छा इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जब मैं गया तो मेरी जो स्पीच की बारी सबसे आखिर में थी, तो मैं देख रहा था कि जो ऑडियंस थी वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो मैंने कहा यार क्या सुनना चाहते हो? तो पीछे से एक आवाज़ आई कि सर सच सुनना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद वी स्टार्टेड अ वेरी कैंडिड कॉन्वर्जेशन, और इतना कोई इंटेलिजेंट बच्चा है, इंटेलिजेंट यूथ है, आप यकीन करें। तो मैंने उनसे एक जेनेरिक कॉन्वर्जेशन की, तो मैंने कहा कि अगर आपको पाकिस्तान में मौका मिले कि आप पैसे बनाएं और अपना ज़िंदगी बनाएं, करियर बनाएं, और आप बाहर बनाएं, तो कहाँ आप प्रेफर करें, जाना पसंद करेंगे ना? यूनानिमसली एवरीवन वांटेड टू गो अब्रॉड। और ये खाली इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का माइंडसेट नहीं है, ये अक्रॉस द कंट्री, जिसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। दैट is a lamha fikriya for all of us, बिल्कुल for all the stakeholders, be it the politics। मैं बोलूं, मेरी अपनी बहन यही सोच रही है कि मैंने डिग्री कंप्लीट कर ली है बैचलर्स की, मास्टर्स तो मैंने ना बाहर से ही करना, मैंने पाकिस्तान में नहीं करना। अब क्या पाकिस्तान में मौके नहीं है? बिल्कुल है। क्या पाकिस्तान में पोटेंशियल नहीं है? बिल्कुल है। क्या पाकिस्तान में कोई बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। तो फिर ये एक कंसेंसस क्यों डेवलप हो रहा है यूथ में कि बाहर ही अपॉर्चुनिटी, हालांकि बाहर के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, बिकॉज ऑफ रिसेशन, बिकॉज ऑफ द वॉर्स, बिकॉज ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग। बिल्कुल, आपसे पहले हमारे पास मेयर थे बरतानिया से, वो यही बात कर रहे थे कि जरा वहां पे भी बड़े इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं, हम लोग लॉ एंड कॉस्ट की जो सिचुएशन है उसे मैनेज कर रहे हैं, क्लाइमेट इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, तो आपकी भी दुरुस्त है। तो वाई कि वहां के चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया जा रहा है और यहाँ के चैलेंजेस को नहीं? नाउ दैट इज अ पॉइंट। अभी मेरे एक दोस्त हैं असफर, उन्होंने एक इंटरव्यू में बड़ी अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि यार ये जो हमारे यूथ है, इट्स सच एन अपॉर्चुनिटी, लेकिन अगर इसको सही तरीके से चैनलाइज नहीं किया गया तो ये एक खुदा न ख्वास्ता डिस्ट्रक्शन की तरफ चीज जा सकती है, एक बहुत बड़े चैलेंज की तरफ ये चीज जा सकती है। क्योंकि आज का बच्चा जो बाहर निकल रहा है, उसको अगर मौके नहीं मिलेंगे, नौकरी या रोजगार या एंटरप्रेन्योरशिप के मौके नहीं मिलेंगे, तो वो क्या करेगा? वो फिर नेगेटिव चीजों की तरफ जाना शुरू होगा। पहले ही आपने एजुकेशन सिस्टम में, जिसको आपने बात की ना कि हमारे पास एजुकेशन सिस्टम में भी बड़े यहाँ पे लूप होल्स हैं, आपने बैचलर्स की डिग्री को एक्सटेंड करके रख दी है
ठीक है ना, हमारे यहाँ पर कोई उस किस्म की प्रैक्टिकल अप्रोच है ही नहीं। 4 साल पहले बच्चा अपनी बैचलर्स की डिग्री पे लगाएगा, 2 साल वो फिर अपने मास्टर्स की डिग्री पे लगाएगा। मतलब वो तो फिर जिसने 7-8 लाख रुपया खर्चा है सर नौकरी उस पे एक डिग्री पे, फिर वो मार्केट में 35-40 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए तो नहीं जाएगा सर पटकने के लिए। बिल्कुल यही है। तो इसीलिए खाली इंडिविजुअल कम्युनिटी या एकेडमिक लेवल पे नहीं, इंस्टीट्यूशनल और आपके जो रेगुलेटरी लेवल है, पॉलिसी लेवल पे। अच्छा, पॉलिसी लेवल पे भी मजे की बताऊं, पॉलिसीज अवेलेबल हैं, काफी हद तक चीजें अवेलेबल हैं, लेकिन उसकी जो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन है वहां हमें एक एज ए नेशन, एज अपने जो मफादात हैं या जो हमारे जो डिफरेंसेस हैं, कलेक्टिव अप्रोच के साथ हम लोगों को एक नेशनल कंसेंसस में आना पड़ना बहुत ज़रूरी है इस चीज़। ओवरसीज इसमें किस हद तक किरदार अदा कर सकते हैं? क्योंकि देखा है हमने जो मौजूदा हुकूमत है उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में ओवरसीज उस तरह से नहीं है जैसे कि माजी की हुकूमत के रही हैं, बट स्टिल किस तरीके से एक बॉन्ड कायम किया जा सकता है? जैसे आपने बरतानिया में जिस तरह से काम कर रहे हैं तभी आपको इतने बड़े अवार्ड से नवाजा जा रहा है, कुछ तो होगा ना, कहीं तो पाकिस्तानी परफॉर्म कर रहे हैं। देखें, जो आपका डायस्पोरा है अक्रॉस द वर्ल्ड, दे आर कंट्रीब्यूटर्स टू योर रेमिटेंस। आपका जितना रेमिटेंस आ रहा है, कुछ 30 बिलियन के जो अब तक आ रहा था, और इंशाल्लाह अल्लाह करे आगे भी आता रहे, बिल्कुल ऐसे ही है। दैट्स एन इकोनॉमिक पिलर आपकी इकोनॉमी का। दूसरा, फिर वो आपको रिप्रेजेंट करता है पूरी दुनिया में, जिससे आपका जो एक ट्रस्ट डेफिसिट है वो या तो बढ़ता है या कम होता है, और डायस्पोरा की वजह से वो ट्रस्ट डेफिसिट कम होता है। चाहे यूएस में ले लें, यूके में ले लें, नॉर्डिक्स में ले लें, बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने बड़े अच्छे ज़बरदस्त काम किए जिससे मुल्क को बहुत ज़्यादा मौके मिले। ऐसे ही है। नाउ इस चीज़ को एज एन एसेट समझना और इसको एज एन एसेट क्यूरेट करना इज़ आई थिंक ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट्स आती हैं, गवर्नमेंट्स चली जाती हैं, डिफरेंट पॉलिसीज़ के साथ, डिफरेंट नज़रियों के साथ आती हैं, लेकिन इस चीज़ को जो आपके मुल्क में इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी कर रहा है, एक सेक्टर है आपका, आपका अपना एसेट है, उसको आई थिंक थोड़ा सा मजीद स्ट्रीमलाइन करने की अशद ज़रूरत है। अच्छा, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बात करें, मुझे ये बताइए फराज साहब, आप बरतानिया में रहते हैं, क्या ऐसी कोई चीज़ आपको लगता है कि हमारे एक्सपोर्ट में कहीं ना कहीं इन चीज़ों को भी बरतानिया की मार्केट में होना बहुत ज़रूरी है, या फिर अगर बरतानवी उसे इस्तेमाल ना भी करे तो वहाँ पर बैठे जो पाकिस्तानी हैं उसको अपने मुल्क से ये चीज़ें दरकार होती हैं? वो कौन सी ऐसी चीज़ें आपको लगता है कि जिस पर वर्किंग होनी चाहिए आने वाले वक्तों में कि हम ये चीज़ एक्सपोर्ट कर सकें बाहर? देखें, एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा पोटेंशियल है, लेकिन उसके साथ साथ बायलैटरल ट्रेड की बहुत सख्त ज़रूरत भी है। देखें, अब वो ज़माने चले गए हैं कि हम खाली अपने पैराडाइम से बात करें, ठीक है? वी हैव टू गिव अ वैल्यू प्रोपोजिशन टू एनी कंट्री दैट वी ट्रेड विद। अब अगर खाली हम सिर्फ अपने मकसद के तहत की बात करेंगे तो दूसरा हमारे साथ काम करने को कतई तैयार नहीं होगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वेयर यूके इज बेनिफिटिंग और कहाँ पाकिस्तान बेनिफिट कर रहा है, और वो कंसेंसस डेवलप करना कोई मुश्किल काम नहीं है। पूरी दुनिया में ट्रेड नेगोशिएशंस होती हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर सकता है और कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पाकिस्तान को इंपोर्ट की ज़रूरत है। तो उन दोनों को साथ में लेके आप चलना है, क्योंकि वैल्यू प्रोपोजिशन के तहत आप काम नहीं करेंगे, नो वन इज गोइंग टू एक्चुअली सिट ऑन द टेबल विद यू एंड डू ट्रेड नेगोशिएशंस। तो वहाँ पे आके हम लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उसका सामना करना पड़ता है जी। एक बिजनेसमैन के लिए जो पाकिस्तान से बाहर बैठा हुआ है, क्या उसको लगता है कि पाकिस्तान में आने वाले इतने वक्त तक हालात इन्वेस्टमेंट के हवाले से साजगार नहीं है, या फिर भी कोई कहते हैं ना एक छोटा सा आपको थोड़ा सा हिस्सा किसी सेक्टर का नजर आता है कि आपको लगे कि नहीं यहाँ पे थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट बन सकती है? बिल्कुल भी हमारी इकोनॉमी फर्टाइल नहीं है इस वक्त। नहीं, देखें, इकोनॉमी तो बिल्कुल फर्टाइल है। पाकिस्तान में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप कोई सेक्टर उठा लें, आप एग्री सेक्टर उठा लें, आप रिन्यूएबल्स उठा लें, आप ईवीज उठा लें, आप मैन्युफैक्चरिंग उठा लें, आप एनी सेक्टर। बात यह है कि एक एनवायरनमेंट साजगार नहीं है, जो एक कॉन्फिडेंस होता है ग्लोबल इन्वेस्टर का कि वो आके किससे बात करे, क्या उसका पैसा सिक्योर है या नहीं है, क्या उसको वो रिटर्न के, तो हर एक को पता है कि यहाँ मार्केट साइज इतना है, अपॉर्चुनिटी इतनी है कि रिटर्न मिलेगा, लेकिन क्या वो रिटर्न उनको वापस भी मिलेगा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपकी करेंसी, आपकी रेगुलेटरी पॉलिसी,
और उसकी कंटिन्यूटी, क्योंकि यहाँ रेगुलेटरी पॉलिसीज अगर साथ साथ बदलती रहेंगी तो फिर इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस तो 5 से 7 साल की इन्वेस्टमेंट के पैराडाइम पर आता है। बहुत सारी हुकूमतें, चाहे वो पीपल्स पार्टी की हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हो, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, ऐसा नहीं होता कि हर जमात जो है वो सिर्फ अपने फायदे की पॉलिसीज बनाती है। गो के कुछ पॉलिसीज किसी के दौर में रहते हुए किसी और को बहुत ज्यादा बूस्ट दे देती है, लेकिन बाज़-औक़ात अच्छे फैसले भी सिर्फ अना और खुद गर्जी की नजर हो जाते हैं और आने वाली दूसरी हुकूमत उनको सबोताश कर देती है कि उन पे काम नहीं होना, ये सोचे समझे बगैर कि कितने करोड़ों लोगों का नुकसान होगा। लास्टली मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगी फराज साहब के स्पीच तैयार है आपकी अपने वार्ड के लिए जी? या अभी लिखी नहीं है? नहीं, बात या वो स्पीच की भी नहीं यही होगा कि नहीं सच दिल से बात करनी है? दिल से बात करनी है। बात सिर्फ ये है कि अब स्क्रिप्टेड और दिल से बात करना का डिफरेंस बड़ा क्लियर वाजे हो गया है, और अब उम्र के उस हिस्से में है कि अब भी अगर दिल की बात ना करें तो फिर क्या फायदा। हाँ, कोई एक ऐसी चीज जिसके लिए आप मतलब यानी कि कहते हैं कि कुछ टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं, इस चीज का तो जरूर तहे दिल से शुक्रिया अदा करना है अपनी एफर्ट के पीछे। पहली बात तो ये अपनी एफर्ट नहीं है, क्योंकि आप अवार्ड एक आदमी लेता है लेकिन उसके पीछे एक ट्राइब, बहुत सारे लोग होते हैं। तो आई रियली डोंट, सालों का सफर होता है, ये सबका सफर है, इसमें सबकी दुआएं, सबका सफर, सबका साथ, सबकी कंट्रीब्यूशन है। तो पहली तो ये रियलिटी है। दूसरी चीज़, हम समझते हैं कि चीज़ें हमारी वजह से होती हैं, लेकिन जो ऊपर वाला है वो अपने तरीके से काम करता है। तो हकीकत ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह दुआ ये है कि अब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अल्लाह कंटिन्यू करने की हिम्मत दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। फराज खान साहब खुश रहिए, अल्लाह ताला जल्द से जल्द ये अवार्ड जो है आपके हाथों तक पहुंचे, आपकी दस्तरस में पहुंचे। और दूसरा ये कि पाकिस्तानी, मैंने फिर कहा और मैं हमेशा कहती हूँ कि जहाँ जहाँ हमारे ओवरसीज़ बसते हैं, रहते हैं, उनकी कोशिश ये होती है कि कुछ ऐसा कर दें, कुछ ऐसा कर दें कि पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनली लोग उसे कदर की निगाह से देखें, उसे पॉजिटिविटी के साथ देखें। जब पाकिस्तानी पासपोर्ट इमिग्रेशन काउंटर पर या फिर किसी भी जगह पर मौजूद हो इंटरनेशनली, तो उसकी बिल्कुल उसी तरीके से इज्जत की जाए जैसे कि ब्लू पासपोर्ट की जाती है। तो बस जहाँ कहीं भी आप लोग रह रहे हैं, जिस तरीके से फॉरेन रेमिटेंस आप लोगों की वजह से सिक्योर है हमारे किसी न किसी हद तक, तो आप लोगों की तमाम काविशों को हम लोग डेफिनेटली हर लम्हा खराज तहसीन पेश करते रहेंगे। और अब एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। देखते रहिए प्रोग्राम कैफे मार्क। इश्क दा जलवा हर हर जा है, इश्क दा जलवा हर हर जा। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। खुद बुलबुल ते परवाना है, खुद शम्मा ते दीवाना है। खुद बुलबुल ते परवाना है, खुद शम्मा ते दीवाना है। थी चांद चकोर नू मोलिया, थी चांद चकोर नू मोलिया। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। किते राज ने हक फाश थिया, किते सुबहानी दावे पड़िया। किते राज ने हक
सुभान अल्लाह, कमाल कमाल महानूर, कोई जवाब नहीं है माशाल्लाह आपकी इस खूबसूरत परफॉर्मेंस का। बड़ी ही कम उम्र सिंगर हैं आप और बड़े इतनी छोटी सी उम्र में बड़े बड़े काम कर दिए हैं आपने। अगर हम गिनवाना शुरू करें तो एक बहुत बड़ी लिस्ट है उसके हवाले से, जिसमें अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान को इंटरनेशनली किसी फोरम पर रिप्रेजेंट करना हो तो उसमें दुबई एक्सपो 2020 वो भी माशाल्लाह आप वहाँ पे अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर चुकी हैं। बहुत सारे ऐसे सीजन्स हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर चुकी हैं और बहुत सारे ऐसे विनिंग प्राइज हैं नात ख्वानी के हवाले से, उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया। और महानूर के जो उस्ताद मोहतरम हैं जो उनको सिखाने में या उनकी नोडिंग उठाने में जिनका किरदार है, उनसे आप पहले भी हमारे प्रोग्राम में मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन इस बार फिर हम आपकी एक दफ़ा उनसे मुलाकात करवाएंगे। सलमान आदिल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? और तबला नवाज आमोज खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें भी हम वेलकम करते हैं। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो आपके तबले की धमक होती है ना, वो चार चांद लगा देती है आपकी बांसुरी के माहौल को भी और आपके जो माशाल्लाह सुर हैं उनके तो क्या ही कहने। तो ज़रा महानूर से स्टार्ट करते हैं और फिर आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। महानूर, क्या एज है अभी? आई एम 15 years old. और कितने टाइम से सिंगिंग कर रही हो? Approx 7 to 6 to 7 years. Yeah. खुदा की इनायत है या अपना कमाल है? खुदा की इनायत है. खुदा की इनायत है। नात ख्वानी से पहले स्टार्ट किया? बिल्कुल, अभी भी करती हूँ, नात पढ़ती हूँ, मनकबत, नोहा एंड सुफियाना बहुत करती अच्छा, हूँ. तो महानूर मुझे ये बताओ, स्टडीज के लिए और इस सब के लिए कैसे टाइम मैनेज करती हो? टाइम मैनेजमेंट तो काफ़ी मुश्किल है, बट हाँ हो जाता है, खुद ही हो जाता है. खुद ही हो जाता है। सलमान आदिल साहब कितनी मेहनती स्टूडेंट है, या फिर यूँ कह लीजिए कि कितना सिखाना पड़ा है? थोड़ा एक्सपीरियंस इनके हवाले से शेयर करें हमारे साथ। ये बेटी गॉड गिफ्टेड है। अच्छा, माशाल्लाह। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनको अल्लाह ताला ने दिया हो उनको पॉलिश करने की थोड़ी सी ज़रूरत होती है, तो बाकी इसके अंदर पैशन है, इसके अंदर शौक है और इसकी आवाज़ नेचुरली बहुत अच्छी है। बड़े बूढ़े कहते हैं कि हीरे की कदर जौहर जानता है, ये हीरा है और आप एक जौहरी हैं कि जिन्होंने इनको पॉलिश किया है। कितना टाइम लगा? वो ऐसी कौन सी स्किल्स थी कि जिनको पॉलिश करना बहुत ज़रूरी था महानूर के लिए? कुछ चीज़ें होती हैं आवाज़ के अंदर जिन मुर्कियाँ कह लें आप उनको, अच्छा। एक्सरसाइजेज करवानी पड़ती हैं बच्चों ठीक को। है। वो उसके अलावा रागों से आशनाई, फिर इल्म तो जितना आप हासिल करें, सारी ज़िंदगी पड़ी है आपकी, तो ये प्रैक्टिस करती रहती है। घर पे भी कभी ऑनलाइन लेसन ले लेती है, कभी आ जाती हैं कभी। कितनी देर से आप महानूर के साथ एसोसिएट हैं, मतलब कब से आपकी शागिर्द हैं? तकरीबन 1.5-2 साल। 1.5-2 साल से। तो महानूर 1.5-2 साल में आपने सलमान भाई से क्या कुछ सीखा? बहुत कुछ सीखा। इसके साथ साथ आई एम ऑल्सो कनेक्टेड विद सुरताज म्यूजिक एकेडमी लाहौर एंड एक चीज़ के एक टीचर नहीं होते मेरे बहुत अच्छे टीचर हैं। मेरे पास आने से पहले ये सुरताल पर थी, उसे की वजह से ये सब कुछ है मेरे पास, तो ये बहुत बाद में आई है। ये मेरे बहुत अच्छे टीचर हैं। इन्होंने मुझे रागाज रागाज से बहुत, मुझे नहीं पता था क्या होता है रागाज। वैसे मुझे भी पता था क्या होता है, ताकि थोड़ा सा मुझे भी पता चल जाए कि रागाज ही होते हैं। हाँ, दैट इज अ लिटिल बेसिक बेस जिससे हम ओरिजिनेट नोट बनाते हैं, जिससे हम एक चीज़ ओरिजिनेट, एक स्ट्रक्चर जो होता है ना, दैट इज रागा। उसकी बेस पे हम एक बिल्डिंग बनाते हैं सॉन्ग की, तो दैट्स अ रागा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप इस फील्ड में हैं, ABC स्टडीज़ में इसी तरह रागा प्लेड दैट इम्पॉर्टेंट रोल इन सिंगिंग। तो उससे मुझे इनसे बहुत ज़्यादा मुझे इनसे हेल्प हुई। और सर ज़ियाउल हक हैं जो सुरताल एकेडमी में होते हैं। हाँ जी, अच्छा, वो बहुत अच्छे हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे टीचर्स हैं। एज में आपने वो एकेडमी ज्वाइन की? When I was 11 years old. अच्छा, मतलब 4 साल से आपका ये सीखने सिखाने का अमल जो है वो शुरू है। अच्छा, सूफियाना कलाम की तरफ जब हम लोग आते हैं ना, तो अभी आप छोटे हो और आपने समझकर इसको चुना है अपने लिए। मैंने जब भी सूफ़ी म्यूज़िक के बारे में पढ़ा है, जानने की कोशिश की, तो कहा यह जाता है कि ये इश्क़ हकीकी जो है उससे आपको रोशनास कराता है। हमारे यहाँ अभी भी जो म्यूज़िक को पसंद करने वाले लोग हैं, जो उसकी रूह में बसने वाले लोग हैं, जैसे आप लोग हैं, आप लोग तो उस सूफियानाइज़्म को, सूफीज़्म को इश्क़ हकीकी से ही जो है वो कनेक्टिविटी मिलाएंगे। लेकिन वो ब्रीड जो कि नहीं जानती, वो उसको फिर भी कहीं ना कहीं अपने किसी और चाहने वाले से मंसूब कर देती है। इश्क़ हकीकी को जानकर सूफीज़्म की तरफ आना, ये जर्नी कैसी रही? बहुत अच्छी। एक्चुअली मैंने नाच से इनिशिएटिव लिया था। अच्छा। तो वहाँ पे ही मेरा बहुत ज़्यादा कनेक्शन था। एक्चुअली मैं नोहा बहुत गाती हूँ, मौला हुसैन, मौला हसन, मौला अली,
इनको बहुत गाया है, बहुत पढ़ा है और फिर तो अभी एक भी मन के पढ़ती बाद आप जरूर सुनाएंगी आज हमें। वाई नॉट मैं ज़रूर सुनाऊंगी। और नुहा खां हूँ, नात खां हूँ, तो उससे फिर एक अदब की महफिल में मेरा बचपन से बैठना है, तो इसी से फिर मेरी फैमिली भी बहुत उस तरह से है, नॉट वेरी ब्रॉड माइंडेड, तो मुझे उस तरह के माहौल में शुरू से रहना पसंद है। मुझे नहीं लगता कि वेरी बाउंड तो आई एम लाइक एंजॉइंग दिस एनवायरनमेंट। सीरियसली सलमान, क्योंकि आपने तो माशाल्लाह एक अरसा दिया है ना इस फील्ड को, और अब महानूर जैसे बच्चे भी आके आके परफॉर्म कर रहे हैं। महानूर ने बड़ी प्यारी बात की कि जरूरी नहीं है कि आपको थोड़ा सा ब्रॉड माइंड, देखिए मैं तो ये कहूंगी कि ब्रॉड माइंड आप जहन से होते, अपने कपड़े अपने लिबास से नहीं होते, ठीक है, सोचने और समझने की जरूरत है सिर्फ इस सारे मामले को। लेकिन फिर भी पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को सिंगिंग की अब इजाजत दे रहे हैं, चाहे वो सूफीज्म की तरफ ही है, ये कितना बड़ा चेंज है सोसाइटी में? मैं बताऊं कि सूफीज़म एक ऐसा रास्ता है जो इंसान के असल से उसको मिला देता है। देखिए ना, आपके अंदर से आपकी दोस्ती करवा देता है, और सब कुछ तो अंदर से ही मिलता है। तो अल्लाह तक पहुंचने का एक शॉर्टकट है ये, ठीक है। अब अल्लाह ताला की तारीफ़ जो है वो बड़े बड़े जो हमारे जो सिंगर गुजरे हैं, जैसे नुसरत फ़तेह अली खान है, आबिदा परवीन है, तो अब ये बच्चे जो है इन्होंने सूफीज़म की कोई तो सीट संभालनी है ना। हाँ, तो अगर ये सीख के संभालेंगे तो ये एक बहुत बड़ी लाइन, और इसमें बड़ी वुसअत है। एक हिंट दे दिया आपने भी हमें, क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि मानू जो है वो आबिदा परवीन साहिबा और जायदा परवीन साहिबा के राग, उनके कलाम बड़े सुनती हैं, और आबिदा साहिबा ने तो वैसे भी वो उस पे झूलेलाल पर भी बहुत कलाम पढ़े हुए हैं, सखी सरवर पे भी बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं। आपको उनका कौन सा पसंदीदा है? मुझे उनके बहुत सारे कलाम पसंद है। उनका तो बहुत कलाम है, बहुत बहुत कलाम है अनगिनत, उस तक तो हम पहुंच नहीं सकते, लेकिन पूरी लाइफ अगर सर्व की जाए फिर भी जो हासिल आपको हो होता है जाएगा। ना कि नहीं इस पे मैंने बड़ी मेहनत करनी है, इसको तो मैंने जरूर, या आपने वो पढ़ा भी हो? उस तरह से बहुत सारे, जैसे घड़ोली है, यार डाडी, इश्क आतिश, इस तरह से करके बहुत सारे हैं। और क्या हाल सुनावा, काफ़ी जाहिदा परवीन जी की, दैट इज़ मोस्ट क्लोजेस्ट टू माई हार्ट, यू नो। फिर अपने इन सीनियर्स को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए कोई उन्हीं के कलाम हो जाए? व्हाई नॉट। ठीक है, चलिए जब हम क्या सुनेंगे? आप सुनेंगे यार डाडी, इश्क आतिश। या डाडी हो डाडी, या डाडी इश्क आतिश लाई है, या डाडी इश्क आतिश लाई है, या डाडी इश्क आतिश लाई है। वे यार सानू, वे दो सानू लग गई बेअख्तियारी, सानू लग गई बेअख्तियारी, सीने दे विच जा समाई है, या डाडी इश्क आतिश लाई है, या डाडी इश्क आतिश लाई है।
कमाल, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइए कि दुबई में भी पवेलियंस लगे थे, पंजाब पवेलियन था, केपी के पवेलियन था, सिंध पवेलियन था। मुझे ये तो मालूम नहीं कि आपने किस पवेलियन में परफॉर्मेंस दी, लेकिन आपने वहां पर कौन सा कलाम पढ़ा था? वहाँ पर एक्चुअली दैट वाज द इवेंट ऑफ पाकिस्तान डे। अच्छा, 23 मार्च का था। 23 मार्च का इवेंट था, तो वहाँ पे हमने पाकिस्तानी सॉन्ग्स गाए, बहुत सारे कोलैबोरेशन थी। वो सुरताल म्यूजिक एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम गाए थे, बहुत मज़ा आया। आपने भी दुबई एक्सपो 2020 अटेंड की थी? नहीं, मैंने नहीं। आपने इस साल मतलब ये नहीं किया ये दुबई एक्सपो 2020, लेकिन आपने इसके अलावा माशाल्लाह बहुत सारे मैं लास्ट टाइम इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। ऑस्ट्रिया में परफॉर्म किया इस कुछ अर्सा पहले। अच्छा, तो सलमान ये बताइएगा, महानूर के साथ कभी आपने इस प्लेटफॉर्म से पहले साथ कोलैबोरेशन करके कुछ परफॉर्म किया? नहीं, हमें इकट्ठे परफॉर्मेंस का मौका तो नहीं मिला, लेकिन ये हमने दे दिया। ये बड़ी बड़ी बात है कि आज कुदरती तौर पे जो है कुदरती ना, तौर पर, हाँ। उस्ताद और शागिर्द इकट्ठे हो गए। आई रिमेंबर वन PNCA में हमने परफॉर्म किया था। नहीं, PNCA में परफॉर्म किया है हमें पीछे। हाँ, एक दो मौके हमें मिले इकट्ठे परफॉर्म करने के, लेकिन सेपरेट नहीं इस तरह से। उस तरह से तो हमारे और पास सिंगर्स पूरा भी थे उसमें। क्रू था ना, म्यूजिशियन बैंड था, देयर वर ऑल अदर पीपल, तो हमने वो वहाँ पे परफॉर्म किया था, बहुत मजा सही। आया। महानूर, क्या प्लान है? करियर की तरह परस्यू करना है सिंगिंग को, या फिर करियर कुछ और करना है और उसको साथ साथ लेकर चलना है? करियर एज अ करियर तो मुझे मेडिकल करना है, माशाल्लाह। या आई एम बायोलॉजी स्टूडेंट, तो वो करना है, लेकिन म्यूजिक साइड बाय साइड साइड बाय साइड लेकर चलना है। तो पेरेंट्स कितना सपोर्टिव है इसमें? पेरेंट्स तो काफ़ी सपोर्टिव है, लेकिन मामा बाबा को होता है कि ज़्यादा यहाँ नहीं, पढ़ाई ज़्यादा, दैट इज़ पढ़ाई पे वेरी focus मच करो। मेरे घर पे, हाँ वो काफ़ी है। तो अभी 9th के रिजल्ट्स के बाद अभी 10th पढ़ रहे हैं, तो या अभी तो मतलब ये नहीं कि तो बहुत जर्नी है माशाल्लाह, आपने अभी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा आगे जाना है। OSTs वगैरह, ये गाने का शौक है? OSTs तो मैंने कभी किए नहीं, माई जॉनरा इज़ सूफियाना ना, तो मैं इसी में करती हूँ, क्योंकि इसी में आपके पास बहुत सब कुछ है। इट इज़ अ वेरी ह्यूज सरफेस, यू कैन गो एवरीवेयर। तो वहाँ जाने का मौका नहीं मिला, बट या मैं इसमें बहुत कुछ करती हूँ, और OST अभी तक मैंने किया नहीं। अच्छा सलमान, हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं, जैसे आप लोग हैं, बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत पहले से काम करना शुरू किया, अब उनकी एक बहुत बड़ा नाम है, बड़ी पहचान है माशाल्लाह, लेकिन आपको हमारे यहाँ बच्चे सिंगिंग में बहुत कम हैं। तो इन बच्चों को प्लेटफॉर्म देने के लिए आपको क्या लगता है कि हमारी इंडस्ट्री का रोल क्या होना चाहिए? इंडस्ट्री कौन सी? ये स्टील म्यूजिकल इंडस्ट्री जो स्टील जितनी भी मिल की हमारी इंडस्ट्री या कौन सी नहीं 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 ये यहाँ पे इंडस्ट्री है ही नहीं। हाँ। बेसिकली तो यहाँ फिल्म इंडस्ट्री तो खत्म हो खत्म चुकी ही है हो गई, ना। हाँ। अब इंडस्ट्री की आप बात करते हैं तो ड्रामे बनते हैं, उसमें मतलब आप देखें कोई चीज़ का अगर आप रिवाज बनाएंगे तो पैदा होगा ना वो चीज़। अब यहाँ म्यूज़िकल कंपटीशन हो, यहाँ पे म्यूज़िक का रिवाज इस तरह से हो कि कंपटीशन रखा जाए जिसमें हम लोग बच्चों के लिए इनाम अनाउंस करें एग्जैक्टली और टैलेंट डिस्कवर करें। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ से शुरू होती है। अब जब हम टैलेंट डिस्कवर नहीं है हमारे पास, हाँ, तो ये छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि बच्चों को ऊपर लेके आते हैं। अब आर्ट्स काउंसिल हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और इन्हीं जगहों से बच्चे ऊपर आ सकते हैं। हाँ, जब तक कि आप उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं प्रोवाइड करेंगे तो बच्चों का आगे आना बड़ा फिर मुश्किल हो जाता है। आपको क्या लगता है कि मतलब ये नहीं कि आपका टैलेंट है, जैसे आप जैसे और भी बड़े टैलेंटेड बच्चे होंगे, लेकिन चूंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म्स नहीं तो बच्चे आगे नहीं आते हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते हो मानूर? यही प्लेटफॉर्म का मसला है, लेकिन इसमें जो बच्चे थोड़ा सा उनको फेम हासिल हो जाता है, दे कैन गेट अ लिटिल मोर प्लेटफॉर्म्स, लेकिन उसके साथ साथ वो बच्चे हैं जो घर पे कर रहे हैं, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, दे आर वेरी, उनको फिर कुछ और करने का नहीं दिल करता कि यार कुछ नहीं हो रहा। तो इस वजह से पाकिस्तान को चाहिए कि प्लेटफॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करनी चाहिए और टैलेंट एक्सप्लोर करना चाहिए। देयर इज़ नो थिंग टू एक्सप्लोर दैट टैलेंट। मैं अक्सर इदारों में जाता हूँ ना, तो मैं उनको एक सजेशन देता हूँ कि आप बाहर से बड़े बड़े इंस्ट्रक्टर्स हायर करें। हाँ, जैसे आप ड्रामा सिखाने के लिए या डिज़ाइनिंग के लिए लोग बुलाते हैं, इसी तरीके से आप गोरों को हायर करें, बच्चों को पियानो सिखाएं, वायलिन सिखाएं, ताकि वो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे लाए जाएं जो ख़त्म हो गए हैं, और हमारे ईस्टर्न इंस्ट्रूमेंट सिखाए जाएं बाकायदा गवर्नमेंट के इदारों में। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल होना भी ये चाहिए। और हमारे यहाँ जहाँ पे हमने देखा ना, हमारा एक कहते हैं ना कि फुकदान, बेशक की चीजें हमारी तहजीब में नहीं है, गाना बजाना या शायद यूं कह लीजिए कि हमारी तहजीब का या सकाफत का हिस्सा हो सकती है, पर हमारे दीन का हिस्सा नहीं है। लेकिन हमें दीन और दुनिया साथ साथ रखनी। जैसे सूफीज़्म में हम एटलीस्ट सूफीज़्म को तो प्रमोट कर सकते हैं मैक्सिमम जितना हम करना चाहें, क्योंकि बाबा बुल्ले शाह का कलाम है,
और भी बहुत सारे ऐसे ऐसे बड़े नाम हैं कि जिन्होंने बड़ा प्यारा लिखा है। और लेकिन अब वो दौर खत्म हो गए कि लोग किताबें खोलकर पढ़ें। लोग बड़ा डल और बड़ा बोर भी समझते हैं, लेकिन ये नहीं है। और आप देखेंगे आजकल जो व्यूज़ हैं, आप लचपाल और इन तमाम कलामों पे ज़्यादा हैं कंपैरेटिवली, लेकिन आजकल की जो न्यू जनरेशन है वो वहाँ जा ही नहीं रही। दे आर नॉट एक्सप्लोरिंग दैट्स व्हाई उनको बोर लगता है। इसलिए उनको बोर लगता है। क्या जिंदगी में सोचा है किस किस के साथ परफॉर्म कर लिया है और किस के साथ परफॉर्म करने की ख्वाहिश है? हाँ, मैंने परफॉर्म कर लिया है आसिम अजहर भाई के साथ, हाय। आयमा बेग आपी के साथ एंड ल्यू ट्विंस के साथ, और इसके साथ साथ मुगले फंक के साथ और बख्शी ब्रदर्स के साथ, एंड देयर आर लॉट ऑफ मोर। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था टू बी ऑनेस्ट कि मुझे तो इसके साथ परफॉर्म करना है। टिल दैट पॉइंट जब मैंने उनके साथ गा लिया, मम्मा कहती हैं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते थे कि वर यू लाइक मुझे करना है और फिर आपने उसके लिए कोशिश की, देन यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी, बट ऐसा कुछ नहीं था, अल्लाह मियाँ ने बस कर दिया। मुझे नहीं पता कुछ। और उसके बाद अब मुझे काफ़ी है कि अली ज़फ़र भाई और आबदा परवीन जी के साथ मुझे करना है। नहीं, देयर इज नो डाउट, अली भी बहुत कमाल का गाते हैं, Very बहुत good. कमाल का गाते हैं। आमोज, अब आपसे जरा मैं थोड़ा जानना चाहती हूँ, जिंदगी में यूं तो आपने सलमान का बहुत साथ दिया, ठीक है, लेकिन कोई ऐसी परफॉर्मेंस जहां पर आप बजा रहे हो तबला और आप वो गाना या वो सुर या वो कलाम आपके तबले पे बड़ा डिपेंड कर रहा हो और आपने इसको बहुत देर तक इसकी बीट बना के रखी हो, कोई ऐसा एक लम्हा? लास्ट टाइम मैं परफॉर्म कर रहा था सितार के साथ। अच्छा, वो कौन थे मतलब जिनके साथ? फराज निज़ामी साहब, फरीद अच्छा। निज़ामी साहब के बेटे हैं, ठीक तो है, बहुत उनके अच्छा साथ सितार बजाते हैं। तो मुझे तब इस बात का फील हुआ कि जो एक नादी दिना है, क्या है? नादी दिना, वो क्या होता है? तीन ताल की हाँ, जरा करके बताएं हमें। ओहो, खूबसूरत। ये है, ऐसा है कि मतलब इसको मुसलसल कायम रखना जो है ना वो बहुत मुश्किल है। तो कितनी देर तक आपने कायम मैं रखा था? तकरीबन कोई 7-8 मिनट। ओ, फिर और घर ये जाने के एक बाद आपने मिनट- गर्म पानी में हाथ डबोए तो या बहन को या किसी को कहो घर में ये जरा थोड़ी सी मेरी वेन्स पे कोई गर्म ऑयल मैं लगा दे। इस तरह कि क्योंकि सर्दी भी है, मौसम ऐसा है, तो इस पे हाथ फटना शुरू हो जाता है। तो मुझे हुआ थोड़ा सा इसमें। हाँ, देखा, इसीलिए मैं कह रही होती कि यहाँ अंदर के इन्वर्टर्स ऑन करके रखा करे, इससे मुझे अकेली सर्दी नहीं लगती है, क्योंकि जब तक कोई कोजीनेस ना हो एनवायरनमेंट में, आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं ढंग से। वैसे आमोज के लिए मैं कहता हूँ कि एक एक्सेंट होता है ना, जैसे हमारी लैंग्वेज का एक्सेंट होता है, तबले के एक्सेंट है, इस तरह तबले में बहुत सारी असनाफ हैं। उसमें एक क्लासिकल का जो एक्सेंट है वो इनके हाथ में नहीं, इनके तो वैसे तबले की मैं बड़ी फैन हूँ, और मैं सिर्फ अब ये कहूंगी कि आप दोनों चुप हो और आमोज कोई खूबसूरत सी कोई धुन बजा के ना, मैं कहती हूँ कोई सिर्फ 2 मिनट की या कोई 1 मिनट की। धड़कड़ता धागड़ा तिन्ना धागड़ा तिन्ना धाती धा तिन्ना तगड़ांद धा तिन्ना धाती धागड़ा ती धा तिन्ना। दिन कत्तगिन धक तिरकिट कत्तगिन नग्न नग्न कत्तगिन धक तिरकिट कत्तगिन धा ते दा धक तिरकिट कत्तगिन धा ते दा धक तिरकिट कत्तगिन धा ते दा। क्लैपिंग बनती है, वो मजा आया, सीरियसली एंजॉय किया हमने। तो प्रोग्राम को करते हैं जनाब क्लोज, क्योंकि टाइम थोड़ा करके आगे चलता जा रहा है और प्रोड्यूसर साहब मुझे कह रहे हैं कि हमने क्लोजिंग की तरफ बढ़ना। और क्लोजिंग जिस तरह से इस सेगमेंट का आगाज हमने आपकी आवाज़, आपकी बांसुरी और आपके तबले से किया था, उसी तरह से प्रोग्राम की क्लोजिंग जो है वो अपने इन्हीं प्यारे मेहमानों की सुर और ताल के साथ करेंगे। तो जनाब मैं लजपाला ते लड़ लगिया, मैं लजपाला ते लड़ लगिया, मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला ते लड़ लगिया, मेरे तो गम परे रहंदे। मैं लजपाला ते लड़ लगिया,
तो गम परे रहंदे। दुआ मंगया करो सैया मेरा मुर्शद न रुस जावे। दुआ मंगया करो सैया मेरा मुर्शद न रुस जावे। जिन्हा दे पीर रुस जांदे, जिन्हा दे पीर रुस जांदे, हो जूंदे जी मरे रहंदे। मिलत पाना ते लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। गौर कीजिएगा। ख्याले शौक विच मैं मस्त रहिंदा, हाँ दिने राती। ख्याले शौक विच मैं मस्त रहिंदा, हाँ दिने राती। मेरे दिल विच सजन बसदा, मेरे दिल विच सजन बसदा, मेरे